आप कैसे सोचते हो, जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। 10 मिनट का जो टाइम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसे जिसमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत हो, ऐसा तो कोई ऐसे नहीं जिसमें फिलोसॉफिकल थॉट्स हो। हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर गॉड बना रहे हो श्री राम को तो मैथोलॉजिकल लिख सकते हैं, लेकिन अगर इंसान बना रहे हो, किंग बता रहे हो, बेटा बता रहे हो, हस्बैंड बता रहे हो, ब्रदर बता रहे हो, हिस्टोरिकल लिखो बेझिझक। गुड आफ्टरनून क्लास। कभी कभी कहते हैं कि जब हम पहली मीटिंग करते हैं तो हम गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, लेकिन सबका अपना अपना है। गुड आफ्टरनून, नमस्कार कहते हैं, बल्कि सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, लिखा कुछ कल क्लास में मैंने बोला था लिखने के लिए, तो आपका क्वेश्चन क्या था? बोलो, दोबारा बोलो एक बार, क्या क्वेश्चन था? उसमें एनेक्डोट के लिए क्या लिखा आपने? हाँ, तो सुपरस्टिशंस को लेकर के आपने एक एनेक्डोट बनाई। आपका ये कहना है डाउटर जो वाला क्वेश्चन था साइंस वाला, तो एक पर्सन जो डाउट करेगा इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन जो उसकी है वो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, परमानेंट नहीं मान रहा है चीज़ों को, वो डाउट कर रहा है, वो क्वेश्चन उठा रहा है। तो सुपरस्टिशंस पर क्या हम एज एन एग्जाम्पल एक कहानी बना के कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। ठीक है, तो कहानी के कैरेक्टर्स हो जाएंगे, कैरेक्टर के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। कल मैंने इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया था। तो हमारी कल की क्लास क्या थी? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। पहला टाइप क्या था? कोटेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, आपके कोटेशन बेस्ड हो सकते हैं। सेकेंड टाइप एनेक्डोट, एक छोटी सी स्टोरी हो सकती है, उसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो कैरेक्टर्स हाइपोथेटिकल हो सकते हैं, वो कैरेक्टर्स रियल हो सकते हैं, इट्स ओके। थर्ड, आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन रेस करना है, एक जो हेडिंग है उसी पर एक क्वेश्चन रेस करना है, और उस क्वेश्चन को रेस करके यू विल ट्राई कि उसको एज अ हुक यूज करें कि आप इंटरेस्ट जगा पाए रीडर का, और फिर उसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल सही। और लास्ट, डाटा दे करके हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, एंड देन एसे के एसेंस को हम आगे मल्टीपल डायमेंशंस में, बॉडी पार्ट में ले जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो हमने कल डिस्कशन किया था, इंट्रोडक्शन। आज का मेरा डिस्कशन था कि फिलोसॉफिकल एसेस को हम कैसे डील करते हैं। नो डाउट कि आपने पीछे के भी जो टॉपिक्स हैं वो फिलोसॉफिकल एसे के ही लिखे थे, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करी, लेकिन उसका फ्रेमवर्क कुछ अलग होता है। देखो, फ्रेमवर्क तो कुछ अलग नहीं है, इंट्रोडक्शन के वही टाइप्स है, बॉडी पार्ट के वही डायमेंशंस वाला पार्ट है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अलग हो जाएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल है वो है फिलोसॉफिकल एसे को लेकर के आप कैसे सोचते हो, जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये वाला पार्ट एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 मिनट का जो टाइम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेसिस पर आप अपना एसे बनाएंगे, और सबसे ज्यादा जरूरत ब्रेन स्टॉर्मिंग की फिलोसॉफिकल एसे में ही है, नो डाउट। बाकी ऐसे में भी आप करोगे, ऐसा तो है नहीं, लेकिन यहां पर जब मैं इसे पढ़ाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, तो इसका कोई फ्रेमवर्क अलग से नहीं है। मुझे ये पढ़ाना है कि सोचते कैसे हैं। हमारी आज की क्लास में हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लासेस कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करते हैं। क्वेश्चन आएगा तो मुझे किन डायमेंशंस में सोचना है। इसके बाद मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स पढ़ाऊंगा, और ये हमारा एसे टॉपिक का एंड हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का। तो अब आप जब तक कोई एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब तक आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर भी कुछ क्विक अगर हम बातें बताऊं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? टॉपिक मेरे को मिल गया। टॉपिक मिलते के साथ ही मेरे को सबसे पहली चीज क्या देखनी है फिलोसॉफिकल एसे में? कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स सबसे पहली चीज। उन कीवर्ड्स को मैं क्या करूंगा? सर्कल करूंगा, अलग से लिखूंगा, जो भी आपके रफ स्पेस है। उन कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रख करके ऐसे बनाना है अपना। पहली चीज तो हमारी हेडिंग क्या बनेगी? फिलोसॉफिकल एसेस के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें, ये आपकी हेडिंग हो गई। इसका सबसे पहला पॉइंट है आपका कीवर्ड। कीवर्ड्स के जो आपके कीवर्ड्स हैं, आपने जब वो हाईलाइट कर लिए हैं तो उन कीवर्ड्स के मीनिंग क्या है। ये मीनिंग लिटरल सेंस में क्या निकलता है, और फिर इसको थर्ड स्टेप लिख लेते हैं। थर्ड स्टेप, ये जो वर्ड्स हैं इनका एक्चुअली में
कोरिलेशन आप एस्टैब्लिश करेंगे। मल्टीपल वर्ड्स में आपस में जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग एंड देन डायमेंशंस में क्या क्या मीनिंग निकलता है, उसका आप कोरिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। आप चाहो तो डायमेंशन वाला पार्ट यहां भी लिख सकते हो कि सर मैं कोरिलेशन तो एस्टैब्लिश कर रहा हूं, लेकिन यही कोरिलेशन मैं डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट एरियाज में कैसे अप्लाई कर सकता हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है जो आपने कल मैंने सिखाया था, मेटाफर। ये करने के लिए आप मेटाफर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मेटाफर सबसे ज्यादा अगर आप यूज कर सकते हैं, कहीं कर तो हर जगह सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट रेलेवेंट वो फिलोसॉफिकल एसेज में यूज करना कंपैरेटिवली आसान भी होता है और करना चाहिए भी, एक्सेसिवली नहीं लेकिन एक हद तक यस। और ये मेटाफर्स डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डायमेंशंस में आप कैसे अप्लाई करोगे, आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ की लिंकिंग वाला जो लाइन है या स्टार्टिंग जो सेंट्रल आइडिया है, मेटाफर से शुरू किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके बाद जब आपको डायमेंशंस मिल जाते हैं, अब आपको सोचना है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं। और ये एग्जाम्पल्स जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, एग्जाम्पल्स रियल लाइफ के हो सकते हैं, एग्जाम्पल लीडर्स के हो सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर पॉपुलर सेइंग हो सकती है, पॉपुलर सेइंग। एग्जाम्पल्स आप डिफरेंट डायमेंशंस के एग्जाम्पल्स तो आप लोगे ही। वो डिफरेंट डायमेंशंस कौन सी है भाई? हिस्ट्री है, मैं इसमें सिंपल लिख रहा हूं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपकी सोसाइटी है, आपका टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, को जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब से कोशिश करो एग्जाम्पल को पिक करने का। करना मुश्किल है, लेकिन ये एग्जाम्पल आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? जब उस कीवर्ड को उस जगह रख देंगे, और ये अभी हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल देख करके कीवर्ड को उस फील्ड में रखो और उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल ढूंढ लो, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, रियल प्रॉब्लम से, नेशनल इंटरनेशनल, जो भी आपका एस्पेक्ट है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही है। मतलब मेरे को ये तो बताना ही नहीं है, तो डायमेंशन ही एक तरीके की। ठीक है, एक एस्पेक्ट आता है इसमें जो फिलोसॉफिकल एसेज होते हैं कभी कभी, वो ह्यूमैनिटी, पर्सनल लाइफ, अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करना, एथिकल एस्पेक्ट, इन सब पे भी पूछे जाते हैं। तो यहां पर एक एस्पेक्ट छूटना नहीं चाहिए, वो है पर्सनल, और हो सकता है साइकोलॉजिकल भी। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसे जिसमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत हो, ऐसा तो कोई ऐसे नहीं जिसमें फिलोसॉफिकल थॉट्स हो। हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। आया समझ में? बाकी फ्रेमवर्क आपका बिल्कुल वही रहेगा। ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट, फ्रेमवर्क आपका एस्से का वही रहेगा। ये सोचने के बाद आप फ्रेमवर्क में चीजों को फिट करते जाए। इनिशियली आपको ये सोचना है। अब एक चीज जो रह गई वो है व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हेन। इन कीवर्ड्स पर ऐसे क्वेश्चंस पूछते जाओ, आपको शायद कुछ ना कुछ इंसाइट मिल जाएगी। सारे नहीं भी मिले तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ऐसी चीजों को जब टच करोगे, यू विल हैव लिटिल बिट फेयर आइडिया कि ये कोटेशन किस तरफ जा रही है। समझ में तो नहीं आया होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलें अब आगे, ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन देखो, लिख लिए, सारी चीजें नोट कर ली, सबने कर ली। अब पर्सनल लेवल पर और मेंटल लेवल पर, एक हो गया विद इन माई सेल्फ और एक हो गया विद इन माई थॉट ओनली। दोनों ही एस्पेक्ट हो सकते हैं। ये इसका सबसेट ही है, पर्सनल का सबसेट ही तो है साइकोलॉजिकल, एक सबसेट हो गया। मैं यहां पे इमोशनल भी लिख सकता हूं। अरे एटीट्यूड के कंपोनेंट्स आप पढ़ चुके हो, कैब मॉडल याद करो। इमोशनल कंपोनेंट है ना, कॉग्निटिव कंपोनेंट, और तीसरा आपने पढ़ा हुआ है बिहेवियरल पास्ट एक्सपीरियंसेस बेस्ड कंपोनेंट। तो ये थॉट के बेसिस पे जब चलेगा तो साइकोलॉजिकल हो सकता है ना। इट पर्सनली है लेकिन विद इन है,
अब आप इसको दो डिफरेंट डायमेंशंस में भी सोच सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इतना इतना ज्यादा फिलोसॉफिकल जो आपका एस्पेक्ट होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप इस एस्पेक्ट को टच करो और आपको पॉइंट्स मिलते चले जाए। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ही चला गया, कोई बात नहीं, मैडम को बुलाते हैं एक बार। लेकिन आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है शिप्स डू नॉट सिंक, ships do not sink, ships do not sink because of the water around them, because of the water around them, comma, ships sink because of the water, ships sink because of the water gets, because of the water that gets into them, that gets into them. Try to do it, और हम 2 मिनट में डिस्कशन शुरू करते हैं। डन, मिल गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, ये 2020 का क्वेश्चन है, आपका 2020 का क्वेश्चन है, और ये ऐसे PYQ है, तो डेफिनेटली बच तो सकते नहीं हो, करना तो पड़ेगा। आ चुका है सर, कोई हाइपोथेटिकली क्वेश्चन नहीं दे रहे, आ चुका है। उस साल पेपर देने बैठे होते तो शायद लिख रहे होते। और ये इजी क्वेश्चन है, माइंड इट, ये एक इजी क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है। जितना लंबा स्टेटमेंट आएगा ना, उतना आपके लिए आसान है। आपको लगेगा सर इतना लंबा एस्से का टॉपिक दे दिया, मैं कैसे लिखूं। लंबा मतलब कीवर्ड ज्यादा है, लंबा है इसका मतलब उसका सेंस निकालना कंपैरेटिवली इजी है। अब जो एक एक लाइन के जो 4-4 वर्ड के जो एस्से आ जाते हैं ना, वहां ज्यादा मुश्किल है एक बार को, ठीक है। किसी ने कुछ कोशिश करी, जो मैंने तरीके दिए थे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के, क्योंकि मेरा पर्पस यहां पर क्या है कि हम बेसिकली हमारा थॉट प्रोसेस कैसे रहेगा, हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। सर स्टार्टिंग के 5 मिनट जो मेरे लिए सबसे वाइटल है, मैं सोचूं कैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधे हिट करेंगे वहां पर जो रियलिटी में होता है, कुछ इधर उधर नहीं घूमेंगे। शिप्स, क्या ये कीवर्ड है, क्या कीवर्ड शिप है? अरे हाँ या ना, यस, शिप एक कीवर्ड है, एब्सोल्युटली राइट। अगला, डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर, क्या सिंक एक कीवर्ड है? सिंकिंग के मतलब है कुछ सिंक करना, ड्राउंड हो जाना। अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाए तो ड्राउंड हो जाना, सिंक कर जाना, डूब जाना, सिंपल है। बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम, क्या वाटर एक कीवर्ड है यहां? राइट, ships sink because of water that gets into them, gets into, water that gets into। ये हाईलाइट एज अ वर्ड नहीं करके एज अ फ्रेज अगर मैं देखूं तो इस कंटेक्स्ट में ये पानी घुस गया है, तो इसको पूरे को देख सकते हैं एक बार सेकंड स्टेटमेंट के लिए। और कोई कीवर्ड? अब मुझे कीवर्ड मिल गए हैं, तुम लोगों ने कुछ और सोचा, किसी ने? अरे बोलो बोलो, यही सोचा था। अब आते हैं इनके लिटरल मीनिंग पर। लिटरल मीनिंग ये है कि भाई पानी के जहाज जो है, जो पानी के ऊपर जहाज चल रहा है, वो जहाज नहीं डूबेगा जब पानी उसके आसपास है, ठीक है। डूबेगा कब? जब पानी उसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब सर ये जो शिप है और इसकी जो सिंकिंग की यहां पर बात हो रही है, वाटर अराउंड, वाटर के भी 2 सेंस, अराउंड, और ये वाला जो दूसरा एस्पेक्ट है गेट्स इनटू, जो विद इन वाला एस्पेक्ट है। सिंकिंग, यहां पर मैं ड्राउनिंग का ही बात करूंगा, सिंकिंग का मतलब डूब जाने से ही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं लॉस की बात हो रही है, लिटरल मीनिंग है कि कोई नुकसान की बात हो रही है डेफिनेटली। और शिप जो है अपने आप में ये कोई भी एंटिटी हो सकती है, ये कोई भी एक एंटिटी ली जा सकती है, ये तो है लिटरल सेंस। लेकिन अब आते हैं इन वर्ड्स के कोरिलेशन, और कोरिलेशन के बाद उसके डायमेंशंस पर। आसान है, सोचो जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी बोलो। पहला, नहीं नहीं, वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। डायमेंशन सोचो, डायमेंशन हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल है, ठीक है? तो आपका रामायण हिस्टोरिकल बोला जाता है, अब वो माइथोलॉजिकल नहीं बोला जाता। राम को माइथोलॉजिकल बोलते हो तो इसका मतलब आप क्या मानते हो? गॉड। और जब आप हिस्टोरिकल मानते हो तो क्या मानते हो? वो एक इंसान है, वो एक राजा थे। तो आज के सेंस में रामायण है, महाभारत है, इस पे बिल्कुल डाउट मत रखिएगा, उसको हिस्टोरिकली रखिए। इसमें इसके पूरे एविडेंसेस हैं, तो हमें इसमें जाना ही नहीं डिबेट में। और अगर कभी गलती से मन में आए कि सर मैं कुछ सोचना चाह रही हूँ, तो फिर हिस्टोरिकल स्लैश माइथोलॉजिकल। अगर गॉड बना रहे हो श्री राम को तो माइथोलॉजिकल लिख सकते हैं, लेकिन अगर इंसान बना रहे हो, किंग बता रहे हो, बेटा बता रहे हो, हस्बैंड बता रहे हो, ब्रदर बता रहे हो, हिस्टोरिकल लिखो बेझिझक, ठीक है? अब वो एक एग्जांपल है। मुझे आपने बोला हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे मैं चला गया, लेकिन मैंने कोरिलेशन तो एस्टेब्लिश ही नहीं किया अभी, मैं तो सीधे डायमेंशंस पे आ गया ना। देखो मैंने क्या बताया था, कहां चला गया वो? अरे बाप रे, ये रहा। मैंने कहा था ना, मीनिंग लिखने के बाद, लिटरल मीनिंग के बाद एक कोरिलेशन पहले इन वर्ड्स में एस्टेब्लिश कर लो, फिर आप डायमेंशंस पे आ सकते हो, डिफरेंट फील्ड्स पर। पहले भी कर सकते हो। ब्रेन हमारा मल्टीपल डायमेंशन में भागेगा, उस समय पढ़ते के साथ ही भागता है। तो हमें अपने इस प्रोसेस को अगर हम अपनाएंगे तो हम थोड़ा सॉर्टेड रहते हैं, वरना ब्रेनस्टॉर्मिंग तो ऐसा है कि आपका माइंड, अगर आपको नॉलेज है तो भागेगा, और तुरंत जल्दी जल्दी जहां जहां जो चीज फिट हो सके उसको लिखो। गलत नहीं है, ठीक है? आपके माइंड में अगर सबसे पहले वही आया तो वही लिखेंगे, कोई बात नहीं। अब पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है? चलो, हिस्टोरिकल कोई बात नहीं, मैं मान के चलता हूं। क्या आया था दिमाग में? ठीक है, घर का बेदी लंका ढाए, ये आपकी एक कोटेशन है। ऑब्वियसली हिंदी में, इंग्लिश में तो नहीं लिखेंगे, लेकिन आपका सेंस यही है कि रावण की लंका बाहर से एक्सटर्नली तो ब्रेक करनी मुश्किल थी, बट विद इन विभीषण ने जो हेल्प करी राम की, श्री राम की, तो लंका जो है तबाह हो गई। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, गलत नहीं है। तो इसका मतलब जो थॉट प्रोसेस है आपका बिल्कुल सही है। अगर इस कोरिलेशन पे हम जाएं तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड, जब अराउंड की बात कर रहे हैं और गेट इन की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो शिप है, या तो ये कोई इंडिविजुअल है, या तो ये कोई सोसाइटी है, कम्युनिटी है जिसका लॉस हो सकता है, अरे हाँ या ना, या तो ये शिप कोई नेशन है, क्या ये शिप कोई कंपनी है, क्या ये शिप कोई किंगडम है जो डूब सकता है। और वाटर अराउंड क्या है? वाटर अराउंड, और अगर हम वाटर विद इन की बात करें, क्योंकि सिंक का मतलब हमने सिंपली निकाल लिया है लॉस, ढह जाना, है ना? क्या कहते हैं उसको? ड्राउंड हो जाना। तो ये इंडिविजुअल तबाह हो गया, सोसाइटी तबाह हो गई। मैं तो कह रहा हूं इसमें सोसाइटी का भी इंटरप्रिटेशन है कि रिलीजन लिखना चाहते हो आप, कम्युनिटी लिखना चाहते हो, आप कोई किंगडम बताना चाहते हो, किंगडम इन द सेंस कि ये पॉलिटिकल लेवल पर हो गया, आप कोई कंपनी बताना चाहते हो तो ये प्राइवेट सेक्टर का हो गया, आप कोई नेशन बता रहे हो तो ये नेशनल लेवल पर, या फिर आप कह सकते हो स्टेट लेवल पर, एंटिटी लेवल पर, स्टेट, कुछ भी, राइट? वाटर अराउंड का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल चैलेंजेस, राइट? ये बोला क्यों नहीं अब तक? आया दिमाग में? किसी ने लिखा है ऐसा वर्ड? अरे लिखा था, बोलो फिर, और क्या लिखा? और अच्छा ठीक है, एक्सटर्नल चैलेंजेस दिमाग में आया, वो लिखना चाहिए। हम देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करते हैं ना, हम जब एक पीस ऑफ पेपर पे 5 मिनट में जब स्क्रब करते हैं क्या लिखना है, जरूरी नहीं है कि वो ऐसे में आए,
वो बस एक थॉट है जो हमने पेपर पे लिखा, उसको यूज करना है या नहीं करना ये हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए झिझकिए मत कि मुझे सही चीज लिखनी है, आपको जो थॉट आया वो लिखिए। ये वाटर अराउंड एक्सटर्नल चैलेंजेस हो सकते हैं, ये एक्सटर्नल एनिमीज हो सकते हैं, ये आपके अराउंड पर्सनल लेवल पे बात करूंगा तो आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आउटर वर्ल्ड की हैं, आउटर वर्ल्ड, आउटसाइड यू, राइट। एक्सटर्नल चैलेंजेस, मैं तो इसमें एक और वर्ड यूज करूंगा, एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकता है। तो आदमी कभी भी हार नहीं मानेगा, इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे, इंसान डूबेगा नहीं अपनी एक्सटर्नल चैलेंजेस, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की वजह से। वो डूबेगा तब जब वो अपने अंदर से उस हार को मान लेगा। अरे हाँ या ना, वो बिल्कुल, देखो तुमने जो बताया इससे तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन लिखने का तरीका मैच करवा जा सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये तो तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं करूंगा तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल तो यूपीएससी एग्जाम है, जिसमें प्रीलिम्स आने से 3 महीने पहले बच्चे के अंदर जो दुख दुख होती है नोटिफिकेशन आने के बाद, और उसके बाद वो अपने आप से जब कहता है अगले साल दूंगा, इस साल नहीं दे रहा। आधी लड़ाई तो तभी हार गए ना जब अपने मन में मान लिया मैं नहीं कर पाऊंगा, और जैसे ही तुमने ये सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर आप सच में नहीं कर पाओगे ना, फिर तो आप अपने आप से ही हार गए। फिर आपको बाकी जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जब तुमने विद इन ये मान लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप सिंक कर जाओगे, आप फिर वो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ठीक है। तो खैर, अब मैं वाटर विद इन की बात मैं बोलूं तो इंटरनल प्रेशर, अब लगाते चले जाओ। इंटरनल प्रेशर जो भी है इंटरनल है, ये इंटरनल चैलेंज हो सकता है। एक मिनट, विद इन यू व्हाट यू आर फीलिंग, ये इंटरनल प्रेशर हो सकता है। ये इंटरनली जो आप मॉरली ब्रेक डाउन कर चुके हो, मॉरली आप ब्रेक डाउन कर चुके हो, जो आप साइकोलॉजिकली, देखो मैंने ये साइकोलॉजिकल वर्ड आ गया ना, पीछे बताया था, साइकोलॉजिकली जो आप टूटे हुए हो वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। मैं तो इसमें इमोशनल भी लिखूंगा। मॉरली तब हो सकता है जब आपको बताओगे आपने कुछ गलती करी है, और गलती क्या है, गलती कोई भी हो सकती है। जैसे शिप के लिए गलती क्या है, शिप के अंदर होल हो जाना, और शिप के अंदर होल होने का मतलब क्या है, उस शिप में ही कमी है, और जब उस चीज में कमी है तो वो डूबेगी ही। अब इंसान की अगर मॉरल वैल्यूज में कमी है तो डेफिनेटली कभी ना कभी उसको तो नुकसान होगा ही। अगर किंगडम में करप्शन है एज अ होल तो वो पूरी शिप एज अ किंगडम डूब सकती है, फॉल कर सकती है। लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, पैराग्राफ बनते चले जाएंगे। और इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास तरीके हैं ऑलरेडी, या तो आप किसी कोटेशन से करो या कहानी से करो। आप इसी कहानी से शुरू कर सकते थे, विभीषण की एनेक्डोट की, नो डाउट। बोलो। हाँ हाँ, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, ये कहना चाहता है ना। सीधे बोल, खुल के बोल भाई, है ना। अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, पूरी लाइन ये है ना। तो अपने जो है वो कौन सा एस्पेक्ट है, विद इन, और आउटसाइड वर्ल्ड की तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। मेरे आसपास के लोगों ने ही परेशान किया। तो देखो, अगर उस होल को भरा जाए उस शिप में तो पानी अंदर घुसेगा ही नहीं। तो इनफैक्ट अगर मैं बात करूं रावण की, तो रावण अगर अपने भाई को अपनी साइड कर लेता किसी तरीके से तो शायद ये प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं, और ये जो किंगडम है वो कभी ढहता ही नहीं। क्योंकि राम जी के लिए बड़ा मुश्किल होता लंका को ढहाना अगर विभीषण साथ नहीं होते तो। हम सब जानते हैं इस चीज को, ठीक है। अब देखो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, अब हम ये कोरिलेशन एस्टेब्लिश करके, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल आप जो कह रहे हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और मैं भी इसी बात को कहना चाहता हूं कि ये बड़ा पॉजिटिव एग्जाम्पल है। विभीषण ने लंका ढहाने का जो एस्पेक्ट है कि लंका को जला दिया या तबाह करवा दिया, उसको ऐसे ना सोच करके ऐसे सोचना चाहिए कि वो मॉरली राइट थे, उन्होंने सच का साथ दिया, ट्रुथ का साथ दिया, है ना। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला था कि लिखने का तरीका डिसाइड करेगा कि आप कैसे लिख रहे हो। अगर आप रामायण में रावण के कंटेक्स्ट में लिख रहे हो तो रावण तो ऐसे ही महसूस करेगा ना कि भाई ने धोखा दे दिया। तो कंटेक्स्ट
और लिखने का तरीका डिसाइड करेगा कि ये एग्जाम्पल सही है कि नहीं। एग्जाम्पल पॉजिटिव है, नो डाउट। आराम से तुम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम ऑब्वियसली इसको 5 मिनट में ही करना है, लेकिन अभी समझने के लिए थोड़ा आराम से चलते हैं, है ना। ये एस्पेक्ट क्लियर हो गया, अरे हाँ या ना। आगे चलते हैं। अब तुम्हारा जो एस्पेक्ट है वो है एग्जाम्पल्स वाला। अब एग्जाम्पल्स आप शेयर करते जाओ, बिल्कुल सही है। तुमने जो एस्पेक्ट बोला वो वाला एस्पेक्ट आएगा पर्सनल लेवल पर। पर्सनल लेवल पर कि फियर जो है, जो स्टैबिंग है, बैक स्टैबिंग है, वो बैक स्टैबिंग कोई बाहर का, आउटसाइड द फैमिली कोई क्या करे, सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब विद इन द फैमिली, जब कोई आपको लॉस हो विद इन द फैमिली मेंबर से। तो ये आपने किस रिस्पेक्ट में देखा, एक पूरे फैमिली के कंटेक्स्ट में बात करी, ठीक है। तो अगर मैं पर्सनल लेवल पर जाऊं तो मेरे दो एस्पेक्ट निकलते हैं। एक हो गया फैमिली के किसी मेंबर ने आपको परेशान किया, और एक हो गया जो विद इन यू है, जिसे मैं साइकोलॉजिकल कह रहा हूं, जिसे मैं इमोशनल कह रहा हूं, जिसे मैं पावर्डनेस भी कह सकता हूं कि भाई मैं पावर के अगेंस्ट डर गया और मैं कुछ अपने आप तरफ से कह ही नहीं पाया। ये इंटरनल प्रेशर जो आपने महसूस किया। तो अब आप देखो, एक्चुअली आपके 2 पैराग्राफ बन गए, एक फैमिली के कंटेक्स्ट में और एक अपने कंटेक्स्ट में। अब जैसे सर आपने बोला कंपनी, आपने कंपनी कैसे बोल दिया, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर एज एन एग्जांपल, प्राइवेट सेक्टर कैसे हो गया सर? इनसाइडर ट्रेडिंग, करप्शन, जो विद इन जो एम्प्लॉयज कर रहे हैं। विसल ब्लोइंग एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। विसल ब्लोइंग को मैं चाहूंगा आप ना लिखें, आ सकता है तो बहुत कुछ है, लेकिन रेलेवेंट भी होना चाहिए। विसल ब्लोइंग इज लाइक सेविंग, इसको इंटरप्रिटेशन विसल ब्लोइंग का सेविंग के एस्पेक्ट में रखेंगे कि बहुत से लोगों की मदद करने के एस्पेक्ट में। लेकिन जब पर्सनली आप क्या कर रहे हो, अपने फायदे के लिए कर रहे हो चीजें, तो आप अंदर से खोखला कर रहे हो ना कंपनी को, वो करप्शन है। और वो काम करने में वो जो शिप है कंपनी, वो डूब जाएगी क्योंकि अंदर पानी आ गया। अंदर काम करने वाले लोग सही नहीं है, पेपर बनाने वाले ने सोच समझ के बनाया। इसका मतलब आप कंपनी बोलो, आप एडमिन बोलो, आपके 2 पैराग्राफ बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे भी आप 1 पैराग्राफ आप बना सकते हो। सोचते जाओ बेटा। मैं अब हिस्ट्री का एग्जांपल लूंगा जल्दी से। हिस्ट्री, वो भी ब्रिटिश। सोचो वो कौन सा टाइम था जिस समय हमने ये बोला कि ब्रिटिश ने एक तरीके से कंसोलिडेट कर लिया है अपनी पोजीशन इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कौन सी वॉर है, एक तो प्लासी हुई और फिर बक्सर हुई, और बक्सर ने एस्टेब्लिश कर दिया था एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुझे बताओ उन वॉर्स के टाइम पर सामने कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश की तरफ से। लेकिन धोखा किसने दिया था? वहां एक धोखा हुआ था, और उस धोखे की वजह से ब्रिटिश हावी हो गए। और ब्रिटिश ने क्या काम किया? कूटनीति जिसे हम कहते हैं, अंदर से राजाओं को तोड़ दिया था, और किंगडम जो है ढह गया था। नाम बताओ। सिराजुद्दौला की जो लड़ाई थी, है ना, और उसमें 2-3 नाम थे ना, मीर जाफर, आप बोल ही रहे हो, मीर कासिम, मीर जाफर, 2-3 लोग थे वो, है ना। एक बैंकर था, एक मर्चेंट था, वो जो तुम्हारे मर्चेंट है, एक सेनापति था, वो 3-4 लोग थे। वो क्या हुआ? इनसाइड दी सिस्टम धोखा मिला है। एग्जांपल हो गया। तो आपको क्या करना है, शिप को ले लेकर के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आपके बनाने हैं। अब आप शिप को पर्सनल लेवल पर 1 पैराग्राफ, फैमिली लेवल पर 1 पैराग्राफ, कंपनी लेवल पर 1 पैराग्राफ, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर 1 पैराग्राफ, हिस्ट्री के लेवल पर 1 पैराग्राफ। अब आप बजाओ स्टेट के लेवल पर, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स को एक साथ कर देना। तो पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज खुद की खराब होती हैं, इसकी वजह से पूरे कंट्री को नुकसान होता है। बाहर से कोई कंट्री हम पे प्रेशर नहीं कर सकता, हमारी विद इन द पॉलिसीज हैं, वो नुकसान कर सकती हैं। हिस्ट्री से भी इसका एग्जांपल है। बोलो कौन? अरे मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक ने अपनी पॉलिसीज की वजह से ही तो वो हारा। एक तरीके से उसकी खुद की ही पॉलिसीज फेल कर गई थी। तुगलक किंगडम याद नहीं आ रहा? अब तो याद आना चाहिए,
है ना, उसकी अपनी पॉलिसीज। तो विद इन द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, किंगडम में एग्जांपल आ जाएगा, यू कैन गो विद दैट। अभी सोचते जाओगे आप, बस लिखते चले जाओ, पॉइंट्स बनाते चले जाओ, फिर उसको फॉर्मल वे में आप आराम से लिख सकते हो। तो जो क्वेश्चन आया आपका, उस क्वेश्चन को देखते के साथ ही आपके माइंड में अगर ये पार्ट चल गया तो आपका ऐसे आप आराम से लिख लोगे। मैं अभी और आगे जाता हूं, और कोई एग्जांपल आ रहा है? तो इसको ऐसे ना लिख करके आप ऐसा कह सकते हो कि हमें एक्सटर्नल वॉर से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना हमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट से है। हो गया? अब ऐसे लिखोगे तो मस्त है, इंटरनल सिक्योरिटी आप वैसे ही पढ़ते हो, तो आपको वो टॉपिक की टेंशन ही नहीं है। आप बोलोगे कि प्रॉब्लम हमारा कंट्री का टुकड़े होने का प्रॉब्लम क्या है, जो कहीं ना कहीं छोटे छोटी जगह अपने आप को एज ए नेशन घोषित करना चाहती है। भाई नागालैंड ग्रेटर नागालिम की बात कर रहा है, ये सेसेशनिस्ट सेपरेटिस्ट जो पॉलिसीज कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह पर लोकल लीडर्स ने कर दी है। तो हो सकता है कि हम चाइना से, पाकिस्तान से वॉर में हमारा इतना नुकसान ना हो जितना इंटरनली हमारी कंट्री को तोड़ने के लिए सेपरेटिस्ट सेसेशनिस्ट जो रोल हो रहा है कि भाई आपका जो एरिया है खालिस्तान वाला है, हाँ ग्रेटर नागालिम वाला है, गोरखालैंड है, इधर जो है अलग अलग रीजन्स में चीज़ों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। बाकी उसमें पाकिस्तान का जो एक वो होता ही है स्टेटमेंट, ब्लीडिंग इंडिया इनटू द 1000 कट्स, सुना होगा। रादर देन एक्सटर्नली वॉर करें, हम प्रॉक्सी वॉर करें अंदर विद इन द कंट्री, और हम इंडिया को टुकड़ों में तोड़ दें इंटरनली वीक करके। बांग्लादेश एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से नहीं टूटा, वो इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल और सिविल कंडीशन की वजह से टूटा। हाँ या ना? एग्जाम्पल है, पानी जब अंदर आ गया, शिप यहां कौन है? नेशन है। पानी सिंबॉलिक किसका है? प्रेशर का, चैलेंज का, कंफ्लिक्ट का, और वो कंफ्लिक्ट विद इन ज्यादा नुकसान कर सकती है, जबकि सराउंडिंग में चैलेंजेस में इंसान फिर भी, नेशन फिर भी सेल कर सकता है। और सोचते जाओ, अभी तुम्हारे पैराग्राफ बन रहे हैं एक एक करके, और सोचो। एनवायरमेंट का कोई एस्पेक्ट है? बताओ। वर्ल्ड एज अ ग्लोब एज अ विलेज सोचो, गांधी जी ग्लोबल विलेज। अब इस ग्लोबल विलेज का नाम देकर के ग्लोब की कोई इंटरनल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से पूरा ग्लोब थ्रेट में? क्लाइमेट। तो नुकसान पहुंचाने वाला यूनिवर्स में कोई आउटसाइड एलिमेंट नहीं है, वो विद इन दी ग्लोब जो लोग हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज है, वो कारण है कि पूरी दुनिया ही अब एक कहीं ना कहीं इंटरनल प्रेशर की वजह से परेशान है। आ गया? और सोचो, तुमने डायमेंशन सोचते जाओ, तुम्हारे पैराग्राफ बनता जाएगा। विद इन द राजपूत किंगडम जो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, बिल्कुल सही एग्जांपल है भाई। एक्सटर्नल जो एग्रेशन आया उसकी वजह से दिल्ली सल्तनत नहीं आई है, वो इस वजह से आई क्योंकि इंटरनली हम क्या थे? यूनाइटेड नहीं थे, हम इंटरनली आपस में राजपूत किंग्स वर इन कन्फ्लिक्ट। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या हुआ? पूरा का पूरा नेशन कहीं ना कहीं, और इनफैक्ट पूरा नहीं बोलेंगे तो हाफ ऑफ द नेशन तो हम कह ही सकते हैं कि वो दिल्ली सल्तनत में चला गया था, और फिर उसके बाद मुगल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यू हैव सो मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स, कास्ट, सोसाइटी तो डिस्कस ही नहीं किया। सोसाइटी में कास्ट जो प्रॉब्लम है, इसमें आप आराम से बी आर अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी को लिख सकते हो। कास्ट की जो प्रॉब्लम है वो सोसाइटी को नहीं तोड़ रही है, वो फ्रेटर्निटी जो एस्पेक्ट है हमारी पूरी कंट्री का, जिसको जोड़ के रखा हुआ है सोसाइटी को, कंट्री ना बोल के सोसाइटी यूज करना वर्ड, सोसाइटी को जो जोड़ के रखा हुआ है वो टूट जाता है क्योंकि कुछ लोग विद इन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हो गया? तो ये सिंकिंग ऑफ द शिप वाला जो क्वेश्चन था, कंपैरेटिवली देखा जाए तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। बच्चे को लगेगा सर शिप डूब गई, पानी अंदर आ गया, खत्म, अब क्या करूं? इस पे ऐसे थोड़ा ना लिख सकता हूं, इस पे 150 वर्ड का आंसर लिखना ही मुश्किल है, क्योंकि एक लाइन में खत्म हो गया, शिप डूब गई, पानी अंदर आ गया, इतना ही तो है। लेकिन हमें इसके बियॉन्ड जाना है, और अगर हम ये काम कर पाए तो हम आराम से अपना पूरा ऐसे जितना लंबा चाहे उतना लिख सकते हैं। अब तुम पूरी किताब लिख सकते हो अगर तुम्हें मल्टीपल डायमेंशंस पे लिखते चले जाओ। तुम हिस्ट्री वाले एस्पेक्ट में ही 3 पैराग्राफ बना सकते हो,
मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। लो, तुम हो सकता है एक बड़ा पैराग्राफ लिखो जिसमें तुम 3 एग्जाम्पल दे दो, एंशियंट हिस्ट्री का भी और मॉडर्न हिस्ट्री का भी, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डन। एंशियंट हिस्ट्री का कोई एग्जाम्पल आ रहा है? संभाजी वाला एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बात है। धोखा तो अंदर से हुआ ना, पिक्चर में भी दिखाया था, ठीक है, तो पिक्चर से तो सीखो कम से कम कुछ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी मूवी का एग्जाम्पल इसमें नहीं आ सकता। आप रियल एग्जाम्पल, बायोग्राफी वाला एग्जाम्पल, मूवी का एग्जाम्पल आप आराम से दिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप किसी मूवी, एनेक्डोट जो आपकी है वो किसी मूवी से भी हो सकती है, गलत नहीं है। लिखने का तरीका, ये इसको आपको मैंने कितनी बार पढ़ाया, कितनी बार बताया कि एट द एंड हमें लेकर कहां जाना है, फ्रेज पर, क्वेश्चन पर। बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना, हिट करना है एग्जैक्टली स्टेटमेंट पर। आपकी क्यों लिंकिंग लाइन मैंने आपको बताई है, ताकि आपका पूरा ऐसे जुड़ा हुआ रहे। और क्यों हमने इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन को अपने सेंट्रल आइडिया को बताते हुए क्या आर्ग्यू करने वाले हैं वो बताया था, और क्यों उसी चीज को हम कंक्लूजन में वापस लेकर के जाएंगे जो कि इनिशियल फ्रेमवर्क में बताया था, ताकि हमेशा एग्जामिनर को ये लगे कि हम इसी की बात कर रहे हैं। तो आप जो एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं उसका कंटेक्स्ट क्वेश्चन ही होना चाहिए। तो जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंसाइज लिखिए, ऑर्डर मैनर में लिखिए, अरेंजमेंट सही रखिए, वो जो कीवर्ड्स थे वो सब इसी बारे में थे कि आपको एट द एंड एस्से पर ही रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। टू एन एक्सटेंट यू कैन, बट डू नॉट गो बियॉन्ड। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पूरा। कुछ पूछना है? अरे बैठे मत रहो, पूछ लो, मन की बात कर लो, प्रधानमंत्री भी करते हैं। कंक्लूजन तो बढ़ाना है मेरे को अभी, आज की क्लास में कंक्लूजन डिस्कशन होगा ना, कल आते तो बताया नहीं भाई को। आज कंक्लूजन करेंगे डिस्कस। कंक्लूजन के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो इंट्रोडक्शन हो चुका है, बॉडी पार्ट हो चुका है। फिलोसॉफिकल एसेस को करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जो पार्ट है वो अगर स्ट्रांग होगा, अपने आप फिलोसॉफिकल एसे अच्छा होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट सिर्फ फिलोसॉफिकली नहीं, बाकी एसओ के लिए भी आप करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड एसे आता है, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। टेक्नोलॉजी वाला एसे अगर मैं तुम्हें देखूं, टेक्नोलॉजी वाला एसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं, तो अगर क्वेश्चन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर आ जाए तो यहां ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होगी? एक्चुअली यहां पर इनिशियली जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको बेसिकली डेफिनेशन वाला पार्ट स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आप डिफाइन करो पहले तो चीज क्या है, और आपको ये चीज टेक्निकल लेवल पर बतानी होगी। टेक्नोलॉजिकल वाला जो ऐसे आते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड या साइंस, मैं कह दूं साइंस के जो क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे आएंगे, ये उस स्टूडेंट के लिए इजी होते हैं जिसका जीएस वाला पार्ट जो है, ये वाले ऐसे कंपैरेटिवली इजी होते हैं जिसका जीएस वाला पार्ट स्ट्रांग होता है। तो टेक्नोलॉजी और साइंस वाले ऐसे लिखना आसान उसके लिए है जिसका कंटेंट टेक्निकल एनरिच्ड है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स क्रिस्पर विस्पर सब घुसाना जरूरत है, नहीं, जरूरत नहीं है। अभी आपसे अगर ये पूछा कि जीएम क्रॉप्स सही है या गलत है, देखा जाए तो ये जीएस पेपर 3 का भी क्वेश्चन है, 250 वर्ड में लिखने के लिए आ सकता है। उसी चीज को ऐसे बना दिया, तो आपने डिफाइन कर दिया, टेक्निकल एस्पेक्ट दे दिया, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या आप आर्ग्यू करेंगे, ये आपने इंट्रोडक्शन में लास्ट लाइन में लिख दिया। फिर आपने इसकी डायमेंशन ले ली कि जीएम क्रॉप्स जो है उसका इंपैक्ट आपने एनालाइज करना शुरू कर दिया। इसका इंपैक्ट किस पर? इसका इंपैक्ट किस पर? लोगों पर। इसका इंपैक्ट किस पर? इकोनॉमी। इसका इंपैक्ट या इसका एस्पेक्ट जो पॉलिसी लेवल पर है, इसका एस्पेक्ट इंप्लीमेंटेशन। तो ये आप कह सकते हो पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या है? जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है वो ग्राउंड लेवल पर, फील्ड लेवल पर क्या इंपैक्ट ला रही है वो आप लिखोगे। फिर हिस्ट्री आप इसका पहले ही बता दो, हिस्टोरिकल क्या था, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर है, बहुत बढ़िया। फिर पब्लिक हेल्थ हो गई, फिर अरे इसमें तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है ना। और बिल्कुल सही बात है, लास्ट पॉइंट, लास्ट पैराग्राफ आपका एथिकल हो जाएगा।
देखा जाए तो इन्हीं डायमेंशंस को आप टच करते हो आपके जीएस आंसर में भी। तो क्या ऐसे ऐसे जीएस आंसर जैसे ही होते हैं? बिल्कुल, बस एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आप वहां एक एक लाइन में पॉइंट बनाते हैं, अब आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है इन सब पर। तुम कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐसे ले लो, मैं कहता हूं तुम्हें कल ब्लॉकचेन आ जाए, क्या करोगे? सबसे पहले समझाओगे ब्लॉकचेन क्या है। अच्छा, इसमें एक पार्ट रह गया, आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन ये आपने मान लीजिए पॉजिटिव एस्पेक्ट डिस्कस किया, तो काउंटर आर्गुमेंट, और काउंटर आर्ग्यूमेंट जो होगा वो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को डील करेगा और फिर कंक्लूजन आ जाएगा। कर सकते हो, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंटली हेल्थ पर पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहेगा, दोनों ही बता सकते हो। ऐसा तो है नहीं कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप खा के हमेशा नुकसान ही होगा, फायदा भी तो हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, कोई विटामिन, कोई पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि भाई जैसे कि गोल्डन राइस है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए भी तो मिल रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो है, हमेशा नेगेटिव तो है नहीं। तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ साथ नेगेटिव भी जोड़ते जाओ, आपका पैराग्राफ बनता जाएगा। उन सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को एक साथ भी लिखा जा सकता है एक पैराग्राफ में। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज चैलेंजेस विच आर रिलेटेड टू दिस 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 देयर आर अदर चैलेंजेस, फॉर एग्जाम्पल कुछ और भी पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, ये एक पैराग्राफ लेकिन रिक्वायर्ड है। अगर आपको लगता है सर मैंने अंदर कर दिया है, मुझे लग रहा है कि रिपीटिशन हो जाएगा, तो मत करिए, कोई बात नहीं, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। ब्लॉकचेन मैंने एग्जांपल दिया, साइंस वाले ऐसे भी डिस्कस होगा, चलो अच्छा किया। ब्लॉकचेन तो पहले तो टेक्निकल एस्पेक्ट समझाओ इसका, ठीक है, फिर आप इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट समझाओ, इसकी डेफिनेशन दो, और आप आर्ग्यू करो कि एग्जैक्टली ऐसे में जो पूछा गया है उस पर आर्ग्यू रखो। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पूछे, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे, बून बेन पूछा है, तो अब आपको क्या है, आपको दो एस्पेक्ट में आर्ग्यू करना है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। वो एक पैराग्राफ में कर लीजिए, या पहले पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, वो आपकी मर्जी है। फिर क्या होगा, इसके मल्टीपल डायमेंशंस, तो एक्चुअली में इसके तो एप्लीकेशंस आएंगे। इस टेक्नोलॉजी का क्या एस्पेक्ट आएगा, एप्लीकेशन एस्पेक्ट आएगा। ये एप्लीकेशन एस्पेक्ट पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में कैसे आ सकता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। लेकिन रिकॉर्ड्स मेंटेन जब मैं बोलूंगा तो क्या मैं एडमिन नहीं बोलूंगा? तो चलो तुमने एडमिन और गवर्नेंस एक पॉइंट बना लिया, अब ठीक है, आपने गवर्नेंस एक पॉइंट बना लिया, मान लेते हैं। अब इसके अंदर आपने जब ये लिखा रिकॉर्ड्स वगैरह, तो मैं तो कहूंगा भाई वोट देने का भी एस्पेक्ट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वोटिंग में भी रोल प्ले कर सकती है, लिखा एग्जांपल। और क्या हो सकता है, पहला सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, फिर ट्रांसपेरेंसी किस डायमेंशन में, सिक्योरिटी प्राइवेसी, आपने एक हेडिंग बनाई और उसके अंदर आपने ब्लॉकचेन को लिख दिया। ठीक है, आप बैंकिंग सेक्टर में लिख लें, इकोनॉमिकल में लिखेंगे तो आप बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल दे दीजिए, फिर आरबीआई का एग्जांपल दे दीजिए। और ब्लॉकचेन पता है, लेकिन मैं पढ़ा तो रहा हूं, इसके लिए मुझे ये तो कॉन्फिडेंस आए कि तुम्हें ये पता है ब्लॉकचेन क्या है। अरे हाँ या ना, एक भी बच्चा ऐसा है, हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं, पता नहीं, पता क्या हो गया, मैं अज्यूम करूंगा कि पता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का जो डाटा है उसके रिस्पेक्ट में भी ब्लॉकचेन यूज हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता। ठीक है, वो सिक्योरिटी वाले एंगल पे भी आ जाएगा, ताकि हम ट्रेस कर सकें कि कहां से फेक न्यूज निकली है। करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है, क्योंकि डाटा को टेम्पर नहीं करा जा सकता बाद में। इसकी खास बात जो है, तो मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाना, मुझे लगता है कि इसके डिफरेंट डायमेंशंस को आप टच करोगे, आप आराम से, आपका ऐसे बन जाएगा। क्रिप्टो करेंसी वाला एग्जाम्पल तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। इनफैक्ट आप चाहो तो क्रिप्टो करेंसी से तो आप अपना स्टार्टिंग भी कर सकते हो, कि ब्लॉकचेन सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में यूज होती है और वहां से सबसे पहले फ्लरिश करती है, और आप इसके एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड्स में देख सकते हैं। वो तो आपके एस्पेक्ट है ही, इसी में कोई कहानी बना देना, ठीक है, तो वो एनेक्डोट हो गया। लेकिन इस वाले ऐसे में, टेक्निकल ऐसे जो आते हैं, उसमें कहानी का स्कोप ज्यादा होता नहीं है। अगर आप उसको डेफिनेशन से या उसके टेक्निकल एस्पेक्ट से शुरू करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होता है। कहानी बनाने का स्कोप वहां होता है जहां फिलोसॉफिकल एसेज, ह्यूमैनिटी बेस्ड एसेज,
एनवायरमेंट बेस्ड एसेज वो जो होते हैं ना, या सोशल इश्यूज वाले जो एसे होते हैं, उनमें एनेक्डोट वाली अप्रोच ज़्यादा बेटर रहती है। तो मैं इसके अब एप्लीकेशंस में नहीं जा रहा, मैं एज्यूम करूंगा कि आपको आते से म्यूजिक है ना, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, वो भी अपने आप में एक हेडिंग है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। रियल एस्टेट, लैंड रिकॉर्ड्स, याद करो स्पेशल जो अप्रोच थी एल फॉर लैंड रिकॉर्ड्स, तो उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो सकता है। ठीक है, तो टेक्निकल एस्से आप लिख लेंगे। तो मेरा जो कंपैरिजन था फिलोसॉफिकल और टेक्निकल में, टेक्निकल एस्से वही स्टूडेंट उसको इजी लगेगा जिसका बेसिक्स क्लियर है, जिसको 1100 वर्ड लिखने आ जाएंगे, कंटेंट है उतना, क्योंकि इसके एग्जाम्पल भी फिर टेक्निकल जाएंगे, ये बनाए नहीं जा सकते। ये आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो कोई बात नहीं। फिलोसॉफिकल एस्से हर कोई लिख सकता है, मैं तो मानता हूं हर कोई लिख सकता है, लेकिन हर कोई अच्छा लिख सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। वहां जो चैलेंज है वो ये है कि अगर आप क्वेश्चन से भटक गए, वहां जो रिस्क है मैं पहले ही बता दूं, अगर आपने एक बार इसका मीनिंग गलत निकाल लिया और फिर आप उसी को बेस बना करके लिखते चले गए और आपका इंट्रोडक्शन का पहला ही आर्ग्यूमेंट आपका फॉल्स हो गया, जिसका इंटरप्रिटेशन ही गड़बड़ है, तो पूरा एस्से पे कट लगता है। फिर ये नुकसान हो सकता है। डरा नहीं रहे हैं, सच बता रहे हैं। इसलिए आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलोसॉफिकल एस्से में। अगला क्वेश्चन करते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। और ये अब हम नहीं करेंगे, ये आप करेंगे, ठीक है? पिंकी प्रॉमिस? झूठे कहीं के? चलो कोई बात नहीं, आई एज्यूम इट। ये देखो अगला क्वेश्चन, यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। 2022 का क्वेश्चन। यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। लिखो, कोशिश करो, एटलीस्ट आप बेसिक्स लिखो अपने। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, बस ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। मतलब लिख लीजिए, लेकिन आपको कोई पैराग्राफ नहीं बनाने हैं, मेरे को सिर्फ आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए। मुझे आप, मैं बता देता हूं एक बार, 5 मिनट लीजिए, आपकी सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए मुझे, जो मैंने की पॉइंट्स दिए। मुझे आपसे ऐसे नहीं चाहिए, आप बस मुझे अपनी सोच लिख दो उस पर, और कीवर्ड्स लिख करके मुझे अपना बता दो, हम आगे बढ़ जाएंगे।
करें डिस्कस? लिखा कुछ तो लिखा होगा। कीवर्ड कौन कौन से हैं? यू तो देखो कोई भी हो सकता है, अगर आप उसे कीवर्ड लेके जाना चाहते हो तो आप उसकी जगह किसी को भी लिख सकते हो, नो डाउट, ठीक है। कीवर्ड क्या है? स्टेपिंग ट्वाइस। तो बेसिकली स्टेपिंग वर्ड का मतलब क्या है यहां? स्टेपिंग वर्ड का मतलब क्या है यहां? एंटरिंग इनटू, है ना? एंटरिंग इनटू। अब आप एंटर किस में कर रहे हैं, ये आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन उसके अपना बना लेंगे, ठीक है। स्टेपिंग का मतलब हो गया एंटर करना। एंटर ट्वाइस की बात हो गई, स्टेपिंग ट्वाइस, स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। सेम रिवर का मतलब क्या है? सेम रिवर क्या है? सेम कंडीशंस, कंडीशंस ले सकते हैं। सेम रिवर इस सेंस में देखें तो सिमिलर कंडीशंस की बात हो रही है, ठीक है भाई। आप यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? लिटरल मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। वही मैंने कहा, इंटरप्रिटेशन आपका सही होगा ना, सॉलिड होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, तब आपका एस्से क्लियर होगा। अगर यहां गलती हो गई तो के ओ हो जाएगा। के ओ पता है ना? के ओ, हाँ वही, गेम ओवर। यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना, इसका लिटरल मीनिंग पहले समझो। तुम पानी के अंदर गए, रिवर में, और तुम बाहर आ गए। अब तुम वापस फिर पानी के अंदर गए, हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ ये कि टाइम बदल गया। पहला चेंज क्या है? टाइम। दूसरा चेंज, तुम बदल गए। आर बॉडी इज ग्रोइंग एवरी मोमेंट, तो हम उस एक मोमेंट के अंदर बदल चुके हैं। और तीसरा सुनो, वो पानी जिसको तुमने टच किया था पहले, वो बहकर निकल चुका है। अब जो पानी टच कर रहे हो तुम, वो रिवर का पानी, बहता हुआ पानी है। बेटा फिलोसफी है, अब सबके समझ में आ जाती तो बात ही क्या था। यू कैन नॉट स्टेप, तुम बदल गए ट्वाइस, दूसरी बार जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रिवर खुद बदल चुकी है। एवरी सिचुएशन इज यूनिक, और कुछ भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट। क्या मतलब है? लाइफ इज डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। ये लिटरल मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग है, जिस पर हम आर्ग्यू करेंगे। अब इस चीज को प्रूव करने में लग जाएंगे कि सब कुछ परमानेंट नहीं है। देखो इन्होंने भी कहा, देखो इस एस्पेक्ट में भी है, देखो हिस्ट्री में भी दिखा लो एग्जाम्पल, देखो सोसाइटी में भी देख लो। अभी जाते हैं उस पर। लेकिन नथिंग इज परमानेंट, सब कुछ बदल रहा है। उस नदी का पानी भी बदल गया। सिचुएशंस, सारी की सारी कंडीशंस, सारी सिचुएशंस यूनिक होती हैं। सेम रिवर जैसा कुछ है नहीं। कुछ है नहीं इसलिए क्योंकि आगे क्या लगा दिया है? कैनॉट। कितने स्टूडेंट्स इसको कर पाए थे? इस चीज को क्या लिखा है बोलो फिर? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आवर वैल्यूज। आगे, जो आपके पास है उसकी रिस्पेक्ट करो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। गलत हो गया ना मीनिंग? मीनिंग गलत निकल गया ना? कोई बात नहीं, बोलो। एक ही चीज को हम बार बार उसी तरीके से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर सिचुएशन ही चेंज हो गई, कंडीशंस बदल गई। सेम रिवर का मतलब क्या है? कंडीशंस। कंडीशंस बदल गई, सिचुएशन बदल गई। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन बदल गई।
है ना। लेकिन क्रक्स ये है कि नहीं कर सकते, क्यों वाला एस्पेक्ट नहीं है। यहां तुम फिर भी क्लोज हो, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इसके तो बिल्कुल दूर हो, है ना। आप बोलो, कोई बात नहीं। वी गेट इम्प्रूव विद टाइम, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसे मैं शायद कंक्लूजन में यूज करूंगा, क्योंकि सारी सिचुएशन सेम नहीं होती, सारी कंडीशन सेम नहीं होती। आज दुख है, कल खुशी है। इस वाले एस्पेक्ट पे जाकर के आप कह सकते हो हम हमेशा कोशिश कर सकते हैं, इवन दो टाइम बदलेगा, सिचुएशन बदलेगी, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं। यू वी आर गोइंग टूवर्ड्स कंक्लूजन, इट इज नॉट द इंट्रोडक्शन। हाँ, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसे आप कंक्लूजन एंड पर लेकर के जा रहे हो, ये इंट्रोडक्टरी नहीं है, डोंट यू थिंक। बट यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस मतलब आज कुछ बहुत अच्छा कर दिया तो जरूरी नहीं दोबारा अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। ना 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 ना, ये जरूरी नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सच है। आप खुद कहते हो अपने आप से, आप खुद कभी कभी अपने आप से कहते हो कि आज का टेस्ट मेरा सबसे बेस्ट गया, पिछला नहीं था। और अगली बार टेस्ट देने के बाद बोलते हो अरे पिछला वाला ज्यादा अच्छा गया था, इस बार तो मैं कर नहीं पाया। अरे रीजंस नहीं, हमेशा सिचुएशन सेम नहीं रहेगी। ये सिचुएशन सब्जेक्ट हो सकता है, ये सिचुएशन तैयारी हो सकती है, सिचुएशन ही तो है। आज आपने बहुत अच्छा किया, 10th क्लास में बच्चे के नंबर बहुत अच्छे हैं, जरूरी थोड़ी ना 12th में भी आएंगे, जरूरी नहीं है ना। उसको लत लग गई, आदत लग गई, बुरी आदत लग गई, पढ़ाई छूट गई, फैमिली सिचुएशन ऐसी हो गई, फाइनेंशियल लॉस हो गया, फिर क्या कंपनी आज प्रॉफिट में है तो क्या कल भी वो प्रॉफिट में रहेगी? जरूरी नहीं है, सिचुएशन चेंज। मीन्स वी डू नॉट नो द कंडीशंस के हिसाब से चीजें बदलती रहेंगी, वो कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं है। अब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, अगर बुरा है, चल रहा है, दुख है जीवन में, तो वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो सकता है, ठीक है। और स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर का मतलब ही है कि कंडीशंस आर चेंजिंग, सिचुएशंस आर चेंजिंग, एवरीथिंग इज इवॉल्विंग। कोविड आया, लोगों के बिजनेस लॉस हुए, लेकिन कोविड गया तो बिजनेस फिर वापस खड़ा हो गया। एग्जाम्पल, लेट्स गो इनटू द एग्जाम्पल्स, आई थिंक और बेटर क्लियर होगा। लेकिन ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। चलो, अब फिलोसॉफिकल ऐसे है तो फिलोसोफर्स को भी आप लिखेंगे, और फिलोसॉफिकल ऐसे, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा हूं आपसे कि फिलोसॉफिकल ऐसे में कोट वगैरह आप आराम से दे सकते हो, मैंने पीछे बता दिया, तो वो आप कर ही सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी का एग्जाम्पल लिया। अब इसमें जो आपने यू लिखा था, ये यू कौन हो सकता है? ये एक इंडिविजुअल हो सकता है, तुमने भी कहा ही था इंडिविजुअल। ये कोई कंपनी हो सकती है, ये कोई कंट्री हो सकती है, ये कोई इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, ये सोसाइटी है जिसमें कहीं ना कहीं कोई सोशल एस्पेक्ट पे कोई कम्युनिटी आज बहुत अच्छी है, कल डिक्लाइन कर जाए, ठीक है। और सोसाइटी तो खुद इवॉल्विंग है, और इसका तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है सोशल इवल्स, जो प्रैक्टिस करे जाते थे पहले लेकिन आज नहीं है, बिकॉज सोसाइटी इज डायनामिक, नथिंग इज परमानेंट, ठीक है। पूरी दुनिया है, अर्थ, स्पीसीज, इवोल्यूशन क्यों होता नहीं तो? कहां चले गए सर? रिवर की बात थी, स्पीसीज पे पहुंच गए। कैन वी डू दिस? वी कैन डू दिस। यही तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। अभी लिखेंगे क्या वो तो बाद की बात है, मेरा दिमाग तो चले ऐसे कम से कम। पहले स्टार्टिंग के 5 मिनट में मैं पहले फोटो तो खींचूं एक, कि करना क्या है आगे, देन मेरा पक्का मुझे इवोल्यूशन के साथ चार्ल्स डार्विन अपना आंसर में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने जेनेटिक्स पढ़ा हुआ है, आपने जीन्स पढ़ी हुई है, म्यूटेशंस पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सिचुएशंस। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी सिचुएशन कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है उसको हिट करना है, आपका आंसर बनता जाएगा। स्टॉक मार्केट से लेकर के इंसान तक सब कुछ आ सकता है इसमें। कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस, आप डिप्लोमेसी ले लो, जो कल किसी का दोस्त है वो परसों किसी का दुश्मन है। अरे है कि नहीं है? बिल्कुल है।
नथिंग इज परमानेंट। अरे इंटरनेशनल अरीना में ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ये बात तो तुमने वैसे ही पता है। कौटिल्य को कोट कर देना इसमें अर्थशास्त्र को, एग्जाम्पल है वो तो। कंटेक्स्ट देख लो पहले एक बार। मैं कह रहा हूं कि अगर नथिंग इज परमानेंट है तो क्या बुद्धा आ सकते हैं इसमें? क्या इसी ऐसे में बुद्धा, चार्ल्स डार्विन, स्टॉक मार्केट सब आ सकता है? आ सकता है। थिंक, लिखने का तरीका है। हम कौन सा कह रहे हैं, हम एक ही पैराग्राफ में लिख रहे हैं, हम तो अलग अलग पैराग्राफ बनाएंगे, हम तो एग्जांपल्स लेंगे और बस सेम रिवर वाला एस्पेक्ट को हम टच कर करके अपने इंटरप्रिटेशन लगाते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहां पर यू है और इस यू का मतलब है हम कुछ भी बना सकते हैं इस यू को। और ये है कंडीशन। कंडीशन मतलब किसी भी तरीके का इवॉल्विंग सिचुएशन, और वो बदल रहा है। सोसाइटी बदल रही है, इंसान बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, पॉलिटिक्स बदल रही है ना, इकोनॉमिक कंडीशन बदल रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स बदल गए हैं। मैं तो कह रहा हूं वॉरफेयर बदल गया है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। आप एक वॉर का भी पैराग्राफ बनाए जो कि आप बहुत पॉपुलर है इस समय, तो वॉर के पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हो कि पहले लड़ाइयां कहां हुआ करती थी, जमीन पर, फिर लड़ाइयां होने लगी पानी पर, फिर लड़ाइयां होने लगी हवाई जहाज के थ्रू एयर में, उसके बाद लड़ाइयां होने लगी स्पेस, साइबर। ये 5th डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर है। एवरीथिंग इज इवॉल्विंग। तो आज की सिचुएशन और कल की सिचुएशन में डिफरेंस रहेगा, कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं है, थिंग्स आर चेंजिंग। क्योंकि फिलोसॉफिकल ऐसे है, इतना कुछ मुझे नहीं लगता, इतना कुछ तो अब आप लिख भी नहीं पाओगे और लिखना भी नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया ये तो। इसका 60% भी लिख दिया आपका ऐसे के 1100 वर्ड खत्म हो जाएंगे, सिर्फ इन चीजों को समझाने में ही 1100 वर्ड खत्म हो जाएंगे आपके। डन। तो हमने आपसे क्या डिस्कस किया? सबसे पहला कीवर्ड, कीवर्ड के लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग के बाद उन कीवर्ड्स का कोरिलेशन, उन कोरिलेशंस को एस्टेब्लिश करना डिफरेंट डायमेंशंस में, और उन डायमेंशंस पर निकालना एग्जांपल्स। फिलोसोफर्स देखना कि क्या आपको कोई फिलोसोफर पता है उस रिस्पेक्ट में, उस फिलोसोफर की कोई सेइंग है तो उसे कोट की फॉर्म में आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो ऐसे को, या फिर उससे कंक्लूड भी कर सकते हो। और यहीं से आता है टॉपिक हमारा, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। मैंने 2 एग्जांपल लिए फिलोसॉफिकल एसेस के। अब मुझे लगता है आप बेटर सिचुएशन में हो कि शायद अब आप सोच तो पाओगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी हुई तो ऑटोमेटिकली आपका ऐसे भी निकल करके आएगा अच्छा, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप ग्रामेटिकल एरर्स ना करें, आपका एक्सप्रेशन सही हो और आप प्रॉपर इंग्लिश यूज करें। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला काउंटर आर्ग्यूमेंट, जब आपने उसी को काउंटर कर दिया था। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्यों है? अरे काउंटर कुछ चला गया। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्यों है? क्योंकि आप डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, गांधी जी, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो बी द चेंज, यू शुड बी द चेंज टू ब्रिंग द चेंजेस इन द वर्ल्ड, लेकिन sometimes it is not the internal change that bring the changes in the outside world, it is also the external pressure that helps you in bringing the change within you। नहीं तो पुलिस की लाठी होती ही क्यों? तो इंटरनल चेंज और एक्सटर्नल चेंज दोनों ही जरूरी हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट है, बैलेंस करके आंसर लिखो। इस तरह के क्वेश्चन तो आपके एथिक्स के कोटेशन बेस्ड आते ही हैं। तुम याद रखो, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन जो एथिक्स के हैं 150 शब्द के, वही ऐसे भी है। अरे वहां चले गए वापस, चलो बोलो। लेकिन उस वजह से इतना पानी नहीं आ गया ना कि डूब गई शिप। तुम कह रहे हो शिप पे स्क्रैच आया। देखो फिलॉसफी है, बात फिलॉसफी पे करेंगे। तुम्हारा ये एग्जांपल एक शिप के स्क्रैच के ऊपर है, इतना बड़ा होल नहीं है कि शिप डूब जाए। अब आ गया समझ में? ठीक है, बट दिस कैन बी अ सेकेंडरी और टर्शरी पॉइंट। ठीक है, कैन बी अ सेकेंडरी और अ टर्शरी पॉइंट, कॉमा लगा के शायद। ठीक है, आगे चलें। चलो बस इतना, बस 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 सिटी गार्ड गई और कुछ नहीं है, इतना ही करना था आज। बाकी आपके ऊपर है। अब मैंने आपको कंटेक्स्ट दे दिया है, सोचने का तरीका दे दिया है। अब तो क्वेश्चन कुछ भी आए,
यू आर कैपेबल। मजबूरी नहीं है फिलोसॉफिकल एसे अटेम्प्ट करने की, मजबूरी तभी होगी जब चारों ही फिलोसॉफिकल एसे आ जाए। जनरली सोशल इश्यूज पर एक ऐसे आ जाता है जो आपके जीएस पेपर से ज्यादा इंक्लाइन करता है, पेपर 3 से, पेपर 1 से और पेपर 3 से, 2 से, तीनों से ही करता है, इनफैक्ट ओवरलैपिंग है। मजबूरी नहीं है, लेकिन जब चारों ही ऐसे फिलोसॉफिकल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी? मजबूरी। अब जब मैं तुमसे कह रहा हूं यूपीएससी 5 ऐसे फिलोसॉफिकल पूछ रही है या 6 ऐसे फिलोसॉफिकल पूछ रही है, इसका मतलब पक्का वो चाहती है कि एक सेक्शन का एक आंसर, एक ऐसे तुम्हारा एक्चुअली में तुम्हें फिलोसॉफिकल लिखना ही पड़े। इसीलिए वो नंबर ऑफ फिलोसॉफिकल जो क्वेश्चंस हैं ऐसे के वो बढ़ गए हैं कि कंपेल किया जा रहा है स्टूडेंट को कि लिख, तेरी सोच देखनी है, किस हद तक सोच सकता है। ये सीधा चैलेंज है तुम्हें, तो आप इससे बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल करना होगा। एटलीस्ट एक डायमेंशन लेकर रखे। आप 15-20 ऐसे, 10 ऐसे इस तरीके के पढ़ेंगे, सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आपको वो करना आ जाएगा। इट इज जस्ट लाइक कि जब आप 250 वर्ड के आंसर नहीं लिख पाते थे पहले दूसरे दिन, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, पहले सब्जेक्ट में, सब्सिक्वेंट सब्जेक्ट जब आपने पढ़े तो आप उसको धीरे धीरे लिखने लगे। तो क्योंकि 250 वर्ड्स का आंसर आप धीरे धीरे लिखने लगे, प्रैक्टिस में आ गया है, अब तो ऐसा लगता है कि दे दो क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। आया कि नहीं आया? इतने आंसर लिखने के बाद जो बच्चा रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहा है उसके मन में ये आ जाता है देखा जाएगा जो होगा। कम से कम नहीं तो मेंस में जाने से पहले तो ये थॉट आता ही है, अब मैं नहीं पढ़ रहा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितना लिखना था लिख लिया, दे दे जो देना है। अब कभी फीलिंग आई है ये? बोर्ड के पेपर से शायद पहले आई हो, शायद कभी वाइवा से पहले आई हो, प्रैक्टिकल फाइल के। मैडम पूछ लो जो पूछना है, अब कर लिया मैंने, अब दे दूंगा मैं आंसर, क्योंकि मुझे अब पता है कि मैं कुछ तो आंसर दे ही सकता हूं, इससे बियॉन्ड तो नहीं जाएगा ना। तो मैं आपको भी ये समझा रहा हूं, फिलोसॉफिकल एसे में हमेशा कीवर्ड्स अगर आप समझ पाए तो आप ज्यादा धोखा नहीं खाओगे, घूम फिर करके वापस वहां आ जाओगे। लेकिन इनिशियल फर्स्ट पैराग्राफ में यू हैव टू मेंशन द लिटरल मीनिंग, ये मिसिंग आउट हो गया है तो फिलोसॉफिकल एसे में प्रॉब्लम आएगी। एग्जामिनर को सबसे पहले समझाओ कि तुम्हारा इस स्टेटमेंट का मतलब ही क्या है। और ये सेम चीज आप कर रहे थे जब आपने एथिक्स के कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन करे थे, जब मैंने आपको बताया था कि पहली लाइन में बताओ कि इसका मीनिंग क्या है कोट का। बस इसको इस पैराग्राफ में बताना है, वहां पर 2 लाइन में बताना होता है, डिफरेंस इतना ही है। स्माइल करते रहो, परेशान मत हो बेटा। इतना पढ़ाने के बाद तो मुझे लगता है आ जाना चाहिए, कुछ तो कर लोगे, हम एज्यूम करते हैं, कोशिश करो। बाकी तो देख लो, तुम समझ ही रहे हो, प्रैक्टिस का खेल है। वापस कमिंग बैक टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, एक मुझे टॉपिक आपको छोटा सा बताना था कि क्रोनोलॉजिकल एसेस क्या होते हैं। नो डाउट हमने इसके बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, जब हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइप ऑफ एसेस को करने का तरीका बताया था। तो हमने ये थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस किया था, उसी को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एसे। जब आप शुरू करते हो पास्ट से, प्रेजेंट में आते हो और फ्यूचर में जाते हो। जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन, वॉरफेयर टैक्टिक्स आर चेंजिंग, या चेंजिंग है ना, इसी पे ऐसे आ जाए तो अब ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आप क्रोनोलॉजिकल टाइप ऑफ ऐसे पे जा सकते हो कि वॉर पहले कैसे होती थी, आज कैसे होती हैं, और फ्यूचर में वॉर्स कैसे होंगी, आराम से। रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जैसा क्वेश्चन है तो आप बोलोगे भाई एक टाइम पर मशीन्स क्या थी, बुलक कार्ट भी एक मशीन है, स्पिनिंग व्हील भी एक मशीन ही है ना। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पॉटरी भी एक मशीन की तरह ही है ना भाई, घड़ा बना रहे हैं हम, तो आप वहां से शुरू करके इंडस वैली से शुरू करते करते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आप अपना प्रेजेंट रिवॉल्यूशंस। अब इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ये पूरा आपका जीएस पेपर का टॉपिक। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने ऐसे ही बता दिया, आई थिंक कर पाएंगे। क्रोनोलॉजिकल एसेज वो होते हैं जो किसी आइडिया या किसी इवेंट या किसी तरीके के डेवलपमेंट से जुड़े हुए होते हैं। देखो मैंने अभी वॉरफेयर डेवलपमेंट की बात करी, हमने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में डेवलपमेंट की बात करी, तो ऐसे में आराम से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कराया सकता है। इन ऑर्डर टू विच दे अकर्ड, किस तरह से वह हुए, प्रेजेंट टू पास्ट टू प्रेजेंट, एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक अ टाइम लाइन। तो आप इसमें पूरा ऐसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से शुरू करते हैं, इन द पास्ट ऐसे करके, ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन,
और लेके घुमा करके पूरे एस्से को लास्ट तक लेके जाते हैं मॉडर्न तक। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। हिस्ट्री मुझे समझाने की जरूरत है नहीं, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, जनपद है, जरूरी नहीं है सारे लिखने, जो समझ में आया वो लिख दिया। वुमेन की कंडीशन है, जैसे वुमेन की कंडीशन इवॉल्विंग है, जो आज है वो 100 साल पहले नहीं थी, जो 100 साल पहले थी वो 200 साल पहले नहीं थी। ठीक है, तो अब इस इवॉल्विंग सिचुएशन को आप आराम से वहां से शुरू करके मॉडर्न तक लाएंगे। तो क्या सीक्वेंस बनेगा एक बार बता दो? अर्ली, लेटर, जनपद, किंगडम्स। सिंपल कर लो, किंगडम्स, जितने भी किंगडम्स आए उसके बाद। ठीक है, फिर आप सीधे राजपूताना पे आ सकते हो, कोई बात नहीं, इतना तो जाना नहीं है। इसको आप एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, मिडिवल में आ जाओगे तो दिल्ली सल्तनत पे आ जाओगे, मुगल एम्पायर पे आ जाओगे, मॉडर्न में आओगे तो ब्रिटिश पे आ जाओगे, वहां से प्रेजेंट पे आओगे और फिर फ्यूचर पे जाओगे। इजी। ठीक है, चलो सर ये कब यूज करे जाएंगे इस तरीके के ऐसे? जब आपको पैसेज ऑफ टाइम सीक्वेंस में देना होगा और आपका डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट सेंट्रल थीम होगा किसी भी रिस्पेक्ट में, टेक्नोलॉजी, वुमेन, ह्यूमैनिटी, आप कुछ भी ले सकते हो इसमें। जैसे ये वाला ऐसे था, ये क्रोनोलॉजिकल लेटर मैनर में लिखा जा सकता था। ये सिविलाइजेशंस में इंडस वैली से शुरू करके हम जा सकते थे, हम इनफैक्ट मेसोपोटामियन और वो सब सिविलाइजेशन से फॉरवर्ड जा सकते थे। हमने इसको दूसरे तरीके से किया था, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है। अगला ऐसे देखो, द जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन। इस तरीके के ऐसे में कौन से जर्नी की बात हो रही है, कौन से डेस्टिनेशन की बात हो रही है, इसका कंटेक्स्ट ले लेकर के पास्ट से शुरू करके फ्यूचर तक जा सकते हो आप। पास्ट में क्या जर्नी रही कि हम कहां पहुंचे, और आज हमारी क्या जर्नी है कि हम कल कहां पहुंचना चाहते हैं। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं एकदम से, विकसित भारत 2047 निकला एकदम से आंसर। आत्मनिर्भर भारत कि हम फ्यूचर में क्या चाहते हैं, वी डू नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, आत्मनिर्भर होना। देखो ये फ्यूचर है, प्रेजेंट में हमारी जो जर्नी है उससे हम फ्यूचर में जा रहे हैं। तो आपका आराम से पीछे से लेकर आगे तक ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला, एथिक्स इवॉल्व बिफोर लॉ एंड शुड गाइड इट। तो इसका मतलब आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था, याद करो, मेटा एथिक्स, याद है? मेटाफिजिकल एथिक्स, वेदर एथिक्स इज अ कॉस्मिक रियलिटी और इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। क्या ये यूनिवर्सल है या ये लोगों का बनाया हुआ है? तो एथिक्स इवॉल्व बिफोर लॉ, क्या ये लोगों के लॉ बनने से पहले से भी यूनिवर्सली एथिक्स था, या एंड शुड गाइड इट, एंड लॉ शुड गाइड इट। सो एथिक्स इवॉल्व बिफोर लॉ एंड शुड गाइड इट। एथिक्स लॉ से पहले भी था और लॉ को आगे गाइड भी करे, यही मतलब है कि नहीं? कुछ और तो मतलब नहीं निकल रहा। एथिक्स इवॉल्व बिफोर लॉ एंड शुड गाइड इट। इट क्या है यहां पर? लॉ। तो लॉ को एथिक्स गाइड भी करे, है ना? हमारे लॉज एथिकल होने चाहिए। तो इसमें आराम से आप पास्ट में जाओ, मेटा एथिक्स से शुरू करो। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी भी आ जाएगी इसमें। आपको पूरा जो फिलॉसफी में आपने पढ़ा है, थॉमस एक्विनास वगैरह, थॉमस हॉब्स वगैरह, वो आराम से लिख सकते हो। ये एथिक्स का पेपर अच्छे से प्रिपेयर किया है तो इस एस्से को कराया जा सकता है। और एथिक्स और लॉ तो ऑलरेडी आपके सिलेबस का टॉपिक है, तो आपके लिए इजी होना चाहिए। और प्रेजेंट डे एग्जांपल और फ्यूचर बेस्ड एग्जांपल आराम से लॉ के निकालते जाओ। पास्ट में लॉ, सॉल्ट लॉ एथिकल नहीं था, प्रेजेंट में कौन सा लॉ है जो सही नहीं लग रहा, और फ्यूचर में कौन सा लॉ है जो बनना चाहिए, एथिक्स उसको गाइड करे। अरे हाँ या ना? सर दिमाग घूम गया है, घूमना भी चाहिए। नहीं घूम रहा है तो दिक्कत है, नहीं घूम रहा है तो दिक्कत है, सब कुछ शायद खाली है। काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोसाइटी तो एथिकल नहीं हो सकती, जरूरी तो है नहीं हमेशा एथिकल हो। और एथिक्स का ये वाला एस्पेक्ट तो मैंने पढ़ाया हुआ है, और इसमें तो एस्पेक्ट अगर ये तो अगर 150 वर्ड का क्वेश्चन में आया तो आराम से डायग्राम भी बनेगा ना। एथिक्स, लॉ एंड आपका जो है मोरालिटी, याद करो वो डायग्राम पढ़ाया हुआ है। भूल गए, कोई बात नहीं, आ जाएगा। लास्ट, द पार्ट टू इक्वालिटी फ्रॉम रिवॉल्यूशन टू कंस्ट्रक्शन। ये तो दिख ही रहा है क्रोनोलॉजिकल ऐसे है, ये तो दिख ही रहा है, ये तो खुद कह रहा है मैं क्रोनोलॉजिकल हूं, मुझे लिख लो।
ठीक है, तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपके डायमेंशंस वही रहेंगे, ऐसा नहीं है, बस आपकी जो सीक्वेंस है वो पीछे से आगे तक हो सकती है। सीक्वेंस में भी डायमेंशन हो सकती हैं, या एक आर्ग्यूमेंट को पकड़ करके आप उसकी मल्टीपल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताते जाएं, आपके 1000 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऐसे। अब आते हैं कंक्लूजन्स। 6 तरीके के कंक्लूजन होते हैं, 6 टाइप्स, जिसमें सबसे बढ़िया और आसान वो होता है सर्कुलर। 6 लिखवा दूंगा मैं अभी, चलो लिख लो, हेडिंग बनाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है समरी कंक्लूजन। ठीक है, हेडिंग्स बना लो, और ये जो ऑरेंज से लिखा हुआ है ये आप नोट डाउन कर लो, नीचे का आप नहीं भी करोगे चलेगा, नीचे का तो एग्जाम्पल है। समरी कंक्लूजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। सबसे पहला समरी कंक्लूजन। समरी तो वही है जो आपने ऊपर तक बताया, ऊपर से आपने क्या कर दिया, उसको समराइज कर दिया। ये मैंने जनरल फ्रेमवर्क जब पढ़ाया था तो जनरल फ्रेमवर्क में मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ था। अब देखो, जो हमने क्वेश्चन देखा अभी रिवर वाला, उसका आंसर देखते हैं। कंक्लूजन, इन कंक्लूजन the essence of the quote lies in recognizing the impermanence of all things। कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो बात आपने ऊपर बोली है उसी बात को आपने कंक्लूड कर दिया। जैसे कि हमारे थॉट्स, जैसे कि हमारी रिलेशनशिप्स, जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट, सब कुछ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, सब कुछ एक मोशन में है। यहां आप जो भी डायमेंशन लेंगे आप कॉमा लगा करके उन डायमेंशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, दो वी मे रिविजिट द सेम प्लेस एंड हैव द सेम एक्सपीरियंस, बोथ इट वी हैव चेंज्ड। जो जगह है और जो हम है, यहां वी जो लिखा है, हम दोनों ही क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं। एक्नॉलेजिंग दिस हेल्प्स अस एम्ब्रेस लाइफ फ्लूइडिटी रादर देन रेजिस्ट इट। तो पानी की तरह बहते रहो और जीवन मस्ती से जीते रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। वही वाली लाइन है ये बस। कम वॉट में, कुछ लोगों की फिलॉसफी होती है अपनी लाइफ में, कम वॉट में, जो आएगा देखा जाएगा, है ना, ये वही नहीं है। अगर लाइफ डायनामिक है और तुम्हें परेशान कर रही है तो अपना गोते खाते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि रुका हुआ पानी भी क्या होता है, सड़ जाता है। यही फिलॉसफी है ना। इससे सिंपल और कोई कंक्लूजन नहीं है। तो सबसे बेसिक समरी बेस्ड कंक्लूजन। सेकंड टाइप, रिफ्लेक्टिव कंक्लूजन्स। रिफ्लेक्टिव कंक्लूजन्स आप बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल एसेस के लिए जनरली यूज करते हैं। समरी वाला कंक्लूजन आप किसी भी एसे के लिए कर सकते हैं, वो जनरल है भाई। एंड्स विद अ थॉटफुल इनसाइट एंड डीपर फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल देख करके सोच करके मजबूर कर दे आपको खुद सोचने पर, ऐसा कंक्लूजन। जैसे कि चेंज ऑफन फियर्ड, लोग बदलाव से क्या करते हैं, डरते हैं। इज इन फैक्ट लाइफ्स डीपेस्ट ट्रुथ, लेकिन यह भी सच है कि चेंजेस तो होंगे ही। टू अंडरस्टैंड दैट नो मोमेंट कैन बी रिक्रिएटेड, कोई भी मोमेंट वापस से रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट द कॉज ऑफ रिग्रेट, इस पर हमें रिग्रेट नहीं करना है, बल्कि बट अ कॉल टू लिव मोर माइंडफुली। ये मैं तुम्हें सोचने पे मजबूर कर रहा हूं कि क्या तुम अपना जीवन माइंडफुली जी रहे हो। आई वॉन्ट यू टू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ। द रिवर ऑफ लाइफ। अब मैंने लास्ट की लाइन में देखो, वापस से मैं क्वेश्चन पे गया हूं, हम वापस से क्वेश्चन पे चले गए। क्वेश्चन में रिवर था। द रिवर ऑफ लाइफ कीप्स फ्लोइंग, विजडम लाइज इन फ्लोइंग विद इट, नॉट अगेंस्ट इट। अब कोई अगर बूढ़ा होगा तो वो बूढ़ा होगा ना। अब तुम कितना ही प्लास्टिक सर्जरी कराते जाओ जवान रहने के लिए, बूढ़े तो हो गई ना। एक्चुअली में यही वाली बात है, कुछ भी कह लो। ये कंपैरेटिवली रिफ्लेक्टिव है और ये कंपैरेटिवली समराइज्ड है। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। ये फ्लैट है, ये बिल्कुल फ्लैट है, और ये सोचने में मजबूर कर रहा है। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि तुम भी लिखोगे, अरे हो जाएगा बस, ठीक है, आई कैन एक्सपेक्ट, कर लोगे, इजी है, मल्टीपल टाइम लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। आगे चले, दूसरा समझ में आया रिफ्लेक्टिव।
रिफ्लेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट एसेस के लिए परफेक्ट है, जब आपको कोई चीज़ ह्यूमैनिटी है, काइंडनेस है, इमोशंस है, वैल्यूज है, आराम से लिखो, बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरा कंक्लूजन होता है आपका अच्छा हाँ, एक मिनट, इसमें मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 2। रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्टिव में एक और एग्जाम्पल मैंने ये इंश्योर किया कि सेम ही क्वेश्चन के आंसर देंगे तो कुछ अलग देते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे टॉपिक है व्हाट इज टू गिव लाइट मस्ट एंड्योर बर्निंग, इसका मतलब क्या है? एक मिनट, पढ़ना नहीं है, खुद से सोच के बताओ। व्हाट इज टू गिव लाइट मस्ट एंड्योर बर्निंग, प्रकाश देना है, पावर देनी है, लाइट का सोर्स बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जलना पड़ेगा। सूर्य देव भी जल रहे हैं अंदर, तब तुम पर लाइट आ रही है। कैंडल भी बर्न करती है तो पिघलती है, तब तुम्हें वो लाइट मिलती है। अब ये लाइट तुम दुनिया को देना चाहते हो कि तुम दुनिया को गाइड कर सको, लोगों को गाइड कर सको सही डायरेक्शन में, तो उसका पेन किसे बियर करना पड़ेगा? तुम्हें। तो ये बर्निंग पेन से है, सफरिंग से है। अब कोई भी चैरिटी करेगा तो डेफिनेटली उसका बैंक अकाउंट तो धीरे धीरे खाली होगा ना, क्योंकि चैरिटी हो रही है। तो अगर तुम्हारे को वो चैरिटी भी करनी है और अपना अकाउंट भी बना रहे, बैंक बैलेंस भी बना रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, कैसे भी किसी की भी मदद करने जाओगे, फाइनेंशियली हो, आप खुद भी तो उसमें बर्न करोगे ना। तो मदर टेरेसा का एग्जाम्पल, बाबा आमटे का एग्जाम्पल, ठीक है, अन्ना हजारे का एग्जाम्पल, यू हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स इन दिस। ये क्या मैं ही बोलता जाता हूं या तुम्हारे दिमाग में भी आता है? आया आया आया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हे भगवान, आ जाएगा। हम कंक्लूजन पे है। टू गिव लाइट इज टू बियर पेन, वही लाइन है जो मैंने स्टार्टिंग में बोली। हमारा रिफ्लेक्टिव ऐसे है, टू एंड्योर मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड टू सेक्रीफाइस कंफर्ट। ट्रू इम्पैक्ट इज बॉर्न नॉट फ्रॉम ईज बट फ्रॉम द फायर ऑफ कन्विक्शन। Perhaps then greatness lies not in being admired but in burning silently for the sake of something larger than the self. It's reflective in nature. इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाएंगे और आप सिविल सर्वेंट्स की भी बात करोगे तो एनोनिमिटी एज अ वैल्यू मैंने पढ़ाया हुआ है। साइलेंटली आप अपना काम करते रहे ताकि लोगों को अच्छी पॉलिसीज मिलती रहे। वाह, ऐसा क्या? अच्छा मुझे लगा था कि मैं एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो मैं मतलब फेमस हो जाऊंगा कुछ। तो इसमें पॉपुलैरिटी गेन करने में वो बर्निंग, वो पेन, वो वहां नहीं है। वो साइलेंटली अपने आप को जलाते रहना और दुनिया को बेटर गाइड लाइट देते रहना, गाइड करते रहना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जाम्पल। तीसरा तरीके का जो पर्टिकुलर कंक्लूजन होता है वो होता है कॉल टू एक्शन। भाई इसमें रीडर को इंश्योर किया जाता है कि भाई तू सोच, थिंक कर, एक्ट कर और अपने अंदर रिफॉर्म लेकर गया। और ये बिल्कुल ऐसा है, जागो मोहन प्यारे, आज नहीं तो कब, अभी नहीं हुआ तो कब करोगे, ये वैसा वाला कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन सामने वाले को जगाने के लिए, तो यूथ के लिए अगर आएगा तो स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन अपना, राइज अवेक, इस तरह के कोटेशन से जब तुम आंसर एंड कर रहे हो तो इसका मतलब तुम यूथ को क्या कर रहे हो, है ना? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कह दिया, ये क्या है? लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। तो द टॉपिक इवॉल्व सोशल रिफॉर्म्स। जब आपको सोशल रिफॉर्म्स करने होते हैं, जब गवर्नेंस आपको बेटर करनी है और जब आपको कोई एक्शन लेना है, तब आप ऐसे इस तरीके का ऐसे में कंक्लूजन यूज करेंगे। पर्टिकुलरली जैसे कि आईपीसीसी की रिपोर्ट है ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट है कि भैया दुनिया तबाही हो जाएगी अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो, और आज नहीं तो कब। एनवायरमेंट, डिफॉरेस्टेशन, ऐसे जो एस्पेक्ट है, क्लाइमेट चेंज, इन टॉपिक्स पे आराम से कॉल फॉर एक्शन की बात आएगी। टेररिज्म टॉपिक पर आपका होगा कॉल ऑफ एक्शन। आप इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब तो इसको चेंज करना ही है। अब इस वाले एग्जाम्पल पे, रिवर वाले पे आते हैं। क्या हम इसमें भी कर सकते थे? सर कर सकते हैं। इन अ वर्ल्ड ऑब्सेस्ड विद परमानेंस, सबको चाहिए ना अपनी गद्दी बची रहे, अपना डोमिनेंस रहे, कंट्री हो, पर्सन हो।
It is time we accept that change is not a threat. Change is not a threat, but a teacher, a lesson देने वाला time है. Rather than clinging to the past or fearing the future, we must face each new moment with adaptability and awareness. Progress begins when we flow with time, not resist it. तो अब आप क्या कह रहे हो? आप लोगों को कह रहे हो कि अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो, अपने इस टाइम को, जो बदलता है टाइम, उस टाइम को एक्सेप्ट करना सीखो, उससे डरो मत. ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सेल्फ गवर्नेंस. डू यू एग्री? अब इसमें कॉल ऑफ एक्शन क्या होगा? उठो, अपने अंदर सोचो, पहले खुद को तो सही कर लो. हाँ या ना? पढ़ो इसका कंक्लूजन. आई गिव यू 1 मिनट. पढ़ लिया? क्या हम यहां पर सिटीजन्स को उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज फुलफिल करने को नहीं बोल रहे हैं? वो वर्ड यूज किया जा सकता है यहां पर. तो टाइम आ गया है कि सिटीजन्स अपने अंदर देखें रादर देन कि वो बाहर देखें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चीजों की, एथिकल हो और अपने आप को चेंजेस अपने अंदर लेकर के आए, अपने आप को गवर्न करें. इफ वी विश टू लिव इन अ जस्ट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, तो जरूरी क्या है? हम अपने आप को पहले बदलें, इंटीग्रिटी के साथ चलें, डिसिप्लिन लेकर के आए और अनवेवरिंग सेंस ऑफ ड्यूटी अपनी शो करें. अब इस ड्यूटी को तुम ऐसे में मल्टीपल जगह, ड्यूटी एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, ड्यूटी सिटीजन्स, ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी, हेल्पिंग नेचर, उस कंटेक्स्ट में. रिलीजन लगा दोगे तो टॉलरेंस टॉपिक तुमने पढ़ रखा है, लिखो. रिलीजियस टॉलरेंस, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फंडामेंटल राइट्स लोगों के बीच ना हो, इस पे तो पूरे फिलोसोफर्स आपके साथ है. आया 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 बन रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, देखते जाओ. लेकिन कंक्लूजन पे आ रहे हैं हम, तो कंक्लूजन आपका कैसा है? लोगों को जगा देने वाला. नेक्स्ट, अगला है कोट बेस्ड, कोटेशन बेस्ड. आपका जो कंक्लूजन है जनरल है, ये भी बेसिक है. समराइज, मैं तो आपको मैंने पहले दिन ही पढ़ा दिया था. समराइज्ड वर्जन और उसमें एक कोटेशन डाल देना, ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ दी कंक्लूजन था ऑलरेडी. तो फर्स्ट क्लास जिस बच्चे ने करी है उसको ये बात ऑलरेडी पता है भाई. इसी पर आपका कोटेशन आ सकता है, जैसे कि बुद्धा ने कहा, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज, बीइंग इज ऑलवेज बिकमिंग. ये कोटेशन आपकी बुद्धा की, और इस कोटेशन से आपने रिवर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया. समराइज भी कर सकते हो यहां पर, बोलो, लिख सकते हैं, बॉडी में भी लिख सकते हैं. लेकिन जनरली जो कोटेशंस आती हैं जब कंक्लूजन में होती हैं तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, और इंट्रोडक्शन में होती है उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है. क्या उसे मैं इस कोटेशन को कहीं बीच में लिख सकता हूं? आप लिख सकते हैं, हाँ आप फ्री हैं. आप बिल्कुल मत सोचिए ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं. जब आप एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, जब आप सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो और उसके रेलेवेंस में कोई कोटेशन है, क्या मैं लिख सकता हूं? तो लिख सकते हो, दिस अ पॉपुलर सेइंग. बट वो कहां आएगा? सेंट्रल थीम में नहीं आएगा. सेंट्रल थीम के बाद जो एक्सप्लेनेशन है उसे कोटेशन से किया जा सकता है. याद आया? पैराग्राफ बनवाया था, सेंट्रल थीम, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल. It can be either the explanation or the example where you will quote this, not in the central theme. Central theme आपका रहेगा जिसको सपोर्ट करोगे आप कोटेशन से. Quotation can be used for supporting your answer. It cannot be the central idea. ठीक है, ठीक है. और कैन बी एन एग्जाम्पल की बुद्धा की पॉपुलर सेइंग है, सो एंड सो, आप लिखते चले गए. एक क्वेश्चन देखो, नॉट एवरीथिंग दैट इज फेस्ड कैन बी चेंज्ड, बट नथिंग कैन बी चेंज्ड अंटिल इट इज फेस्ड. हे भगवान, मैं जा रहा हूं क्लास छोड़ करके, आई डोंट वांट टू प्ले एनी मोर. बस 10 मिनट और खत्म हो जाएगी क्लास. आंसर चाहिए मुझे इसका. मैंने कंक्लूजन लिखा है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन चाहिए मुझे. क्या लिखोगे? नॉट एवरीथिंग दैट इज फेस्ड कैन बी चेंज्ड, बट नथिंग कैन बी चेंज्ड अंटिल इट इज फेस्ड. तो वो एक कहावत है जो आपने सुनी होगी,
सुनिए, नदी के किनारे बैठ करके तो तैरना नहीं आ सकता ना, उसके लिए पानी में तो कूदना ही पड़ेगा। ठीक है, और पानी में कूद करके आपको पता चलेगा, हो सकता है आप तैरना नहीं सीख पाए, लेकिन वो पता कब चला, जब पानी में गए। तो आप कह सकते हो कि भाई क्या सब कुछ बदल सकते हो चीजों को फेस करोगे? तो नहीं बदल सकते। हम लोगों के इमोशंस नहीं बदल सकते, उनके व्यूज नहीं बदल सकते, उनके ओपिनियन नहीं बदल सकते, हम सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं बदल पाते, हम बेसिक्स जो नेशन की रूल्स पॉलिसीज हैं उनको नहीं चेंज कर पाते। हम जरूरी नहीं है कि हर चीज चेंज कर पाए, हम खुद को चेंज नहीं कर पाते, अपनी आदतों को चेंज नहीं कर पाते। लेकिन अगर उसे फेस ही नहीं किया सिचुएशन को, तो हम कैसे चेंज कर पाएंगे? तब तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें कहते हैं ना, जैसे कि मतलब सर मेरे नंबर कैसे आएंगे, क्या मैं पास होऊंगा, क्या मैं सेलेक्ट होऊंगा प्रीलिम्स में, क्या सर मेंस लिख पाऊंगा? तो बेटा ये तो पक्का है कि शायद तू पढ़ाई करे और तेरा सिलेक्शन ना हो, लेकिन ये भी पक्का है कि तू ना पढ़ाई करो तेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा होगा? ऐसा कभी होना ही नहीं है, क्योंकि बिना पढ़े तो ये डिसाइड हो ही गया कि सिलेक्शन नहीं होना। पढ़ने से शायद हो जाए, शायद ना हो। हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि आप सिचुएशन पे आओगे तो आप कर ही लोगे। तो ये एक सिंपल इंटरप्रिटेशन तुम्हारे ऊपर, तब तुम्हें समझ में आएगा जब तुम्हारे ऊपर बोलेंगे तो। अब इसका कंक्लूजन देखो, ये कोटेशन बेस्ड कंक्लूजन है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वंस सेड, द आर्क ऑफ द मॉरल यूनिवर्स इज लॉन्ग बट इट बेंड्स टुवर्ड्स जस्टिस, बट इट ओनली बेंड्स व्हेन समवन चूजेस टू फेस इनजस्टिस। इनजस्टिस को फेस ही नहीं करोगे तो चेंजेस आएंगे कैसे? ठीक है, और चेंज बिगिंस नॉट विद परफेक्शन बट विद द करेज टू फेस व्हाट इज ब्रोकन। क्या टूटा हुआ है उसको फेस करना, तो करेज, फोर्टिट्यूड। और सोक्रेटिस इसका एग्जाम्पल अपना फिलॉसफी में लिख देना आराम से, मॉरल करेज पढ़ा हुआ है। वाओ, कितनी नॉलेज है एक ही झटके में, 1 घंटे के अंदर। इजी। कौन सा टाइप था ये? 4th टाइप। 5th टाइप, विजनरी और फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन। ये आपका जो कंक्लूजन्स होते हैं ये आपके जीएस पेपर के कंक्लूजन्स हैं। जनरली अपने जीएस आंसर्स में भी आप इसी तरीके के कंक्लूजन्स देते हैं, वे फॉरवर्ड टाइप कंक्लूजन्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये आइडियाज पर होगा, फ्यूचर बताएगा, इमेजिन करवाएगा कि आगे कैसा रहेगा। प्रोग्रेसिव जब आपको लिखना हो, वैल्यूज पर लिखना हो ऐसे, या डेवलपमेंटल लिखना हो, तो आप विजनरी लिखते हैं। आप क्रोनोलॉजिकल एसे में तो विजनरी लिखेंगे ही, क्योंकि आपका एसे जब एंड हो रहा होगा तो वो फ्यूचर पे ही एंड हो रहा होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन, अनदर कंक्लूजन। अ सोसाइटी दैट अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ चेंज becomes future ready. In such a world, institutions reform, individuals evolve, and civilizations progress, not because they resist the current, but because they learn to navigate it with the grace and wisdom. ठीक है, ठीक है, ये नहीं देखना है, वैसे फोकस हमारा इस पे रहेगा। मैंने एग्जांपल दिया है बस एक। चलो टॉपिक देखो, टेक्नोलॉजी शेप्स द फ्यूचर बट एथिक्स मस्ट शेप द टेक्नोलॉजी। एथिक्स और टेक्नोलॉजी मिला करके ऐसे घुमा करके फेंक के मारा। ये जीएस पेपर का भी क्वेश्चन हो सकता है, पेपर 4 का, ये ऐसे भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन का कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक कैसे होगा भाई? इन द डेकेड टू कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, डाटा सिस्टम्स हो, दे आर गोइंग टू बी रीडिफाइंड कि हम कैसे जिएंगे। और ये सच है, हाउ डू वी लिव। But if ethics does not grow alongside innovation, the future may be more efficient but far less humane. तो इमोशंस नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे हम, टोटली रोबोटिक हो जाएंगे हम। इसलिए इनोवेशन में एफिशिएंसी के साथ साथ ह्यूमैनिटी की भी जरूरत है, जिसके लिए क्या चाहिए हमें? एथिक्स चाहिए। तो यू आर फ्यूचरिस्टिक इन नेचर की एथिक्स को लेकर के साथ चलना। द चैलेंज इज नॉट जस्ट to build smarter machines but wiser societies as well. ठीक है, ये बड़ा अच्छा ऐसे है और मैं चाहूंगा आज आपका यही होमवर्क है, इस पर आप लिखिए। ये अच्छा ऐसे है, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी दोनों की ही बातें हमने आज करी हैं और दोनों को मिला करके कॉम्बिनेशन में ऐसे है। अब आप क्या करेंगे? कोई भी टेक्नोलॉजी अलग अलग फील्ड की उठाते जाओ और उस पर एथिक्स लगाते जाओ, और ये पूरा टॉपिक अप्लाइड एथिक्स पढ़ाया हुआ
साइबर एथिक्स, एआई एथिक्स सब पढ़ाया था, वॉर एथिक्स, टेक्नोलॉजी पे जोड़ते जाओ, बायोलॉजिकल याद आया, अरे मेडिकल एथिक्स, मीडिया एथिक्स सब कुछ पढ़ाया था। अप्लाइड एथिक्स का टॉपिक ही पूछा गया एक तरीके से, बस टेक्नोलॉजी जोड़ते जाना है, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट जोड़ता जाना है। होमवर्क क्वेश्चन मिल गया आज का, कोशिश करिए लिखने की, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है सर्कुलर कंक्लूजन। ये सबसे बढ़िया कंक्लूजन होता है, ये घुमा करके वापस वहीं लेकर के आता है जहां से शुरू हुआ था, और ये सबसे ज्यादा काम करता है जब आप कभी भी जो है ना एनेक्डोट स्टोरी से जब शुरू करते हो ना अपने आप को, एस्से को, तो वहां पर वापस सोचो, उसी कैरेक्टर पे ला करके कहानी खत्म करो जिस कैरेक्टर से तुमने कहानी शुरू करी थी। ये बड़ा अच्छा ऐसे रखता है, ऐसे ऐसे का कंक्लूजन होता है जो पूरे ऐसे को ऊपर से नीचे तक बांध देता है, ठीक है। जैसे कि जस्ट एज द रिवर, अब आप समझ गए किस क्वेश्चन की बात हो रही है, ट्वाइस द रिवर वाले की बात हो रही है। जस्ट एज द रिवर कंटिन्यूज इट्स कोर्स carving valleys and nourishing lands, we too are shaped by every passing moment in our life. We may return to the same bank, but never to the same stream. In that perhaps lies the quiet power of life, not in permanence, but in presence. मैंने क्या काम किया, इसी लाइन को लेकर के मैंने अपना इंट्रो बनाया था कि सब कुछ परमानेंट नहीं है, और उसे वापस घुमा करके मैंने वहीं पे एंड किया, ये सर्कुलर। लेकिन कहानी वाला एग्जाम्पल देखेंगे तो और मजा आएगा, वो और क्लियरली ये वाला टाइप ऑफ कंक्लूजन आपको दिखेगा। जैसे कि ये आपका याद करो, मैंने कल पढ़ाया था टॉपिक, बेस्ट फॉर द इंडिविजुअल इज नॉट ऑलवेज बेस्ट फॉर द सोसाइटी। याद आया, याद आया। तो ये कौन सा है, ये क्वेश्चन बेस्ड है इंट्रोडक्शन। तो कहानी वाला जो है एनेक्डोट वाला, उसमें आपने जैसे राकेश रमेश लिया था और उसकी सिचुएशन ली थी कोविड की, उससे लेकर के आप कंक्लूजन कर सकते थे। हेंस फोर्थ रमेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो उसके लिए तो अच्छा था लेकिन सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं था। जिसने कल की क्लास देखी है उसको पता है, मैंने कल का सेम स्लाइड लगाई हुई है। ये कोटेशन बेस्ड है, ये क्वेश्चन बेस्ड है, ये क्वेश्चन बेस्ड है। मैं एनेक्डोट बेस्ड वाला एग्जांपल दे रहा हूं, कोविड वाला, जिसमें सुंदरलाल जी की डेथ हो गई थी, याद आया। तो उसमें मैंने कहानी दी थी, कहानी का सर्कुलर फॉर्म में नीचे ले जाकर के वापस मैं उसी कहानी पे आ सकता था हेंस फोर्थ। या फिर इससे ये पता चलता है कि ऐसा रमेश को नहीं करना चाहिए था। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आपने कहानी की शुरुआत, इंट्रोडक्शन की शुरुआत ऐसे की और एंडिंग सिमिलर कैरेक्टर के साथ करी, ये सर्कुलर कंक्लूजन। अब यहां देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीवन एक्ट्स ओनली इन देयर ओन इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन से शुरू किया था ऐसे, ये क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, सर्कुलर कंक्लूजन। So what happens when everyone acts in their own interest? The answer becomes evident. ठीक है, ये आपने वापस इस लाइन से इंट्रो की लाइन को टच करा है। जनरल फ्रेमवर्क में भी मैंने ये बात बताई थी, लेकिन वो समराइज्ड फॉर्म ऑफ कंक्लूजन में। इसमें तो एग्जैक्टली सेम लाइन आपने क्वेश्चन की फॉर्म में फिर रिपीट करी और अब उसका आंसर दे दिया। ठीक है, पूरा आंसर यही है, द आंसर बिकम्स एविडेंट, सोसाइटी इज फ्रैक्चर, trust erodes and common good suffers. While individual freedom is essential, it cannot exist in isolation from social responsibilities. The challenge then is not to reject self-interest but to align it with the welfare of the others. अब यहां पर जो हम क्या काम कर रहे हैं, हम समरी ही दे रहे हैं। बस हमने स्टार्टिंग की जो 2 लाइनें थी उसे उठा करके इंट्रोडक्शन से ही डायरेक्टली लिंक किया, रमेश कैरेक्टर से, चाहे स्टोरी से या चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन से। कोटेशन से मत करिएगा, नहीं तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। अगर आपने कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन रखा है तो कोटेशन से ना करके उसमें जो कहने वाला पर्सन है उसकी उस बात को हेंस फोर्थ एज द अबव कोटेशन सेज, आप वापस से उसे लिखते जाए कंक्लूजन में, तो भी आपका सर्कुलर कंक्लूजन हो जाता है। सर्कुलर कंक्लूजन्स आपके पूरे एस्से को बांध के रखते हैं। पढ़ने वाले को लास्ट कंक्लूजन में ऐसा ही महसूस होता है जैसा उसको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हुआ था, और पूरा एस्से बंधा हुआ रहता है। ये समरी में भी रहता है, ये कंक्लूजन में भी रहता है। लेकिन जब एस्से डिमांड कर रहा है कि आप फ्यूचर दिखाएं तो विजनरी एस्से होना चाहिए। जब एस्से डिमांड कर रहा है कि एनर्जी भर दें, दुनिया को जगा दें, तो वो कॉल फॉर एक्शन वाला कंक्लूजन होना चाहिए। ये चॉइस आपकी होती है कि कौन सा पर्टिकुलर कंक्लूजन मुझे चूज करना है। अरे ठीक है, कितने टाइप ऑफ कंक्लूजन्स, पहले तो माइंड में बैठे
कॉपी में तो बाद में आएंगे। पहला समरी, सेकंड रिफ्लेक्टिव, वेरी गुड, कॉल टू एक्शन, गुड, कोड बेस्ड, फोर्थ, फिफ्थ विजनरी एंड फ्यूचरिस्टिक, एंड सिक्स्थ सर्कुलर। ठीक है, डन। चलो, थैंक यू सो मच। जाने से पहले हमने एसे का एक रिवीजन अगर मैं बोलूं तो हमने फर्स्ट डे जनरल फ्रेमवर्क पढ़ा, हमने सेकंड डे हमने फर्स्ट डे डायमेंशंस भी पढ़े थे, पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस। सेकंड डे हमने इसमें ये पढ़ा था कि हमारे को इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, और ग्रामर बताई थी थोड़ी सी। थर्ड डे फिलोसॉफिकल एसे, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एसे कैसे करते हैं, क्रोनोलॉजिकल एसे क्या होते हैं, और कंक्लूजन्स कितने टाइप के होते हैं। ये रही एसे की बात। अब आते हैं लाइफ पर। लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा खुश रहना। लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है काम, पीस, कंपोज रहना। प्रॉब्लम्स आएंगी। आज का एसे का टॉपिक भी सेम ही है, और आज का मेरा जो बात मैं कहना चाहता हूं वो भी सेम ही है। प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आपके सामने होंगी, लेकिन वो विद इन नहीं होनी चाहिए। विद इन आपको सॉर्टेड रहना है। अगर आप विद इन हार गए तो बाहर की प्रॉब्लम्स आपको हरा ही देगी। ये बॉटम लाइन यही है। एग्जाम टफ है, एग्जाम चैलेंजिंग है, लाइफ भी टफ लग रही है, और आज लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐसा लग रहा है पीक पर है। बचपन से इतना प्रेशराइज्ड फील नहीं किया जितना आज महसूस हो रहा है। लगता था 10th क्लास में प्रेशर है, लेकिन वो तो सिर्फ एग्जाम निकले। लगा स्ट्रीम सेलेक्ट करूंगा तो बोर्ड में प्रेशर आएगा 12th में, लेकिन फिर पता चला वो तो सिर्फ सिंपल लाइफ थी। जाना था स्कूल, पेपर लिखना था, वापस आना था। लाइफ का चैलेंजेस तो पता ही नहीं चले। वो चैलेंजेस सर मैंने कॉलेज में महसूस करे, जब मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा, उनके अलग अलग टेंट्रम्स को देखा, अलग अलग तरीके के पर्सनैलिटीज को देखा, एंड देन आई रियलाइज एंड इंट्रोस्पेक्टेड कि मैं कैसा हूं। एंड देन इमोशंस भी हैं मेरे, तो वो सब ऊपर से खिचड़ी बन गई। और घर वालों का भी एक, सब लोग मुझे अचानक से एकदम बड़ा मानने लगे, इतना बड़ा हो गया जैसे मैं कि सारी जिम्मेदारी ले सकूं, जबकि मुझे लग रहा है कि मैं वीक हूं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन अपने आप को दूसरों के सामने स्ट्रांग दिखाना पड़ रहा है, जबकि अंदर से कोई पूछे तो टूटा हुआ सा महसूस होता है। ये फीलिंग कॉलेज में आई, और कॉलेज के आगे लास्ट ईयर तक आते आते और बाहर निकलते निकलते आ गई सामने लाइफ। वो प्रेशर मेन हो, वुमेन हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, सब महसूस कर रहे हैं कि या तो अब आ रहा है कि पैसे कमाओ, या अब आ रहा है कि पढ़ाई कर लूँ आगे, या आ रहा है कि घर वाले शादी के लिए कह रहे हैं, या आ रहा है कि भाई दोस्तों के जो है ड्रीम्स कुछ और ही चल रहे हैं। किसी के पास पैसा है, किसी के पास अपॉर्चुनिटीज हैं, किसी के पिताजी का खुद ही बिजनेस है। गर्ल्स हो, बॉयज हो, ये सब इस चीज को फेस कर रहे हैं। किसी के पास्ट में कोई ड्रीम था वो टूट चुका है, अब एक नया ड्रीम देखा है मुश्किल से, और वो भी लग रहा है हो नहीं पाएगा, लग रहा है बहुत दूर लग रहा है। ये सारी चैलेंजेस के बाद भी आपको बाहर से जो भी आ रहा है अंदर से कॉन्फिडेंट रहना है। मैंने इस एसे के टॉपिक को जानबूझ करके चूज किया था, क्योंकि ये एक्चुअली में रियल मैसेज देता है कि लाइफ ऐसी ही रहेगी। जब तुम्हें आज लग रहा है कि सब कुछ चला गया और कुछ पाने को बच नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं गारंटीड कह रहा हूं आने वाले 5 साल बाद भी तुम ये मुझसे यही कहोगे कि सर उससे अच्छा तो तभी था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। आज जो टेंशन है वो तो 5 साल पहले तो नहीं थी, कम से कम, गारंटीड। और अपनी लाइफ में 10 साल बाद भी आगे जाओगे तब भी ऐसा महसूस होगा कि कितनी चैलेंजेस हैं लाइफ में। लाइफ के चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होने वाले। इट इज नॉट अबाउट कि लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं, इट इज अबाउट हाउ यू टैकल दोज चैलेंजेस। तो आज का जो समय है उसमें बिलीव अपने ऊपर रखना बहुत जरूरी है। बिलीव इन योर सेल्फ। यू पास द एग्जाम और यू फेल द एग्जाम। अपने ऊपर बिलीफ रखना और हार्ड वर्क से पीछे मत हटना। एक चीज जो लोगों को हरा देती है वो है कि वो भागते हैं हार्ड वर्क से। जब भी बचने की कोशिश करोगे तो आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी। 12th में अच्छे कॉलेज के लिए हार्ड वर्क नहीं किया तो कॉलेज ऐसा मिला होगा कि लग रहा होगा कि यार अब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तब हार्ड वर्क नहीं किया तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दिया है तो अब क्योंकि ग्रेजुएशन ऐसी थी तो अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है।
गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठा तो हार्ड वर्क नहीं किया तो फिर वो क्वालिफाई नहीं हो पाया पेपर। आप देखोगे आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल रहा है किस चीज में, कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है। और वो बेस्ट कभी ना कभी लाइफ में एक ना एक बार देना होगा। कल कोई एक छोटी सी दुकान भी खोल लोगे ना किराने की, वहां भी मेहनत लगेगी। तो आप कोई बिजनेस करो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप्स को देख लो, हर जगह आपको क्या चाहिए, कमिटमेंट। हर जगह आपको क्या चाहिए, इन्वॉल्वमेंट, और अपना पूरा क्या कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं समर्पण जिसे कहते हैं, कमिटेड टोटली। तो अगर पढ़ाई के साथ आपका एक कमिटमेंट हुआ है कि 1 साल अपने आप को दूंगा, 6 महीने दूंगा और एग्जाम निकालना है, तो उस हार्ड वर्क से मत बचना, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। और जो हार्ड वर्क करता है वो विद इन कभी नहीं टूटता, अंदर वही टूटता है जो उस हार्ड वर्क से बच रहा होता है। क्योंकि जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है ना, वो फिर कम वॉट में दे दे जो देना हो, देखा जाएगा। वो देखा जाएगा एटीट्यूड तभी आता है जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं। सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था। माई बेस्ट विशेज आर विद यू। ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपने जीएस के आंसर्स लिख लिए हैं, इसका बस प्रोलॉन्ग्ड वर्जन ही ऐसे है। अगर इतनी चीजों को ध्यान में रख करके आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आपका ऐसे बन जाएगा, बाकी सिर्फ इंग्लिश है। सो गुड विशेज फ्रॉम माई एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इट वॉज वेरी good experience with you all last 3 days. I hope you have also learned something out of it. Take care of yourselves and see you again.